अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, हमारे शो का वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, मौसम आज बड़ा औसम है, मौसम बड़ा खुशगवार है और ये जब मौसम खुशगवार होता है ना तो मूड भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा जी, शो का आगाज़ करते हैं और इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला हमारे दिन भर के जो काम हैं वो सही तरीके से सरअंजाम दे और हमें हर बला हराफत और मुसीबत से जो है वो बचाए। अच्छा जी, आगाज़ में बात करते हैं कि एक दूसरे के काम आना इंसानियत की पहचान है। ऑब्वियसली एक दूसरे के काम आना चाहिए और एक दूसरे के काम आना जो है ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। जो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं ऑब्वियसली अल्लाह ताला की उन पर रहमत होती है। और एक दूसरे की मदद करना इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि हम किसी की मदद करके भी सीखते हैं कि किस तरह से जो है वो आप किसको हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी के तजुर्बात में जहाँ पर बुरे तजुर्बे करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है ना कभी कभी, कि कोई ऐसा आपको एक्सपीरियंस होता है जिससे आप आगे के लिए बहुत कुछ सीख लेते हैं। इसी तरह पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव जो है वो एक्सपेरिमेंट, पॉजिटिव तजुर्बे करना बड़ा ज़रूरी होता है, पॉजिटिव चीज़ें सीखना बड़ा ज़रूरी होता है। और ये मदद क्या होती है? बेसिकली ये मदद जो होती है ना, ये आप जब इरादा करते हैं किसी की मदद करने का और जब आपको लगता है कि आपको किसी की मदद करनी चाहिए, तो उस टाइम पर आपका अपना कैरेक्टर आपके सामने जो है वो जस्टिफाई हो रहा होता है। आप जस्टिफाई कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को और आपको ख़ुद को पता चल रहा होता है कि आप कितने अच्छे हैं या आप कितने बुरे हैं, क्योंकि सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी ज़रूर करनी चाहिए। और जब आपके जहन में ये ख्याल आए कि ओके मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ या मैं किसी की मदद करना चाहती हूँ, तो यकीन करें उस टाइम पर आप ज़रूर ये गुमान करेंगे, ज़रूर ये ख्याल करेंगे। वाकई इंसान सोचता है ना कि अच्छा मेरे अंदर इतनी अच्छाई है, अच्छा मेरे अंदर मदद का जज्बा है। अच्छा, ये तो आपकी अपनी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, आपकी सेल्फ़ लर्निंग हो जाती है। लेकिन इसके अलावा जब आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। जब आप किसी की ऐसे मौके पर मदद करते हैं जिस वक्त उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो अल्लाह ताला आपकी उस वक्त मदद करता है जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। और मदद करके, किसी की हेल्प करके, अगर आप किसी के ऊपर एहसान करके ऐसा सोचते हैं कि आप उसका प्रचार करेंगे, तो यकीन करें इससे बेहतर है कि आप उसकी मदद ना करें। क्योंकि मदद वो होती है जो कि आप लोगों को ना बताएं, मदद वो होती है जो कि आप बाकी लोगों में शेयर ना करें, क्योंकि मदद भी एक तरह की नेकी ही होती है। और जब आप नेकियां करते हैं, और हमेशा हम शो में ज़रूर हफ्ते में एक दिन ये बात करते हैं कि जी नेकी ज़रूर करनी चाहिए, अपने जो पूरे दिन भर के जो आपके काम होते हैं उसमें अपनी नेकियों को जो है वो बढ़ाना ज़रूर चाहिए। तो जनाब, मदद करें, खुश रहें, एक दूसरे का सहारा बने। ये मदद आप अपने पड़ोसी की भी कर सकते हैं, ये मदद आप किसी अनजान इंसान की भी कर सकते हैं, ये मदद आप राह चलते हुए सड़क से पत्थर हटा के भी कर सकते हैं, ये मदद आप किसी को पानी पिला के भी कर सकते हैं, ये मदद आप किसी को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करके भी कर सकते हैं, ये मदद आप किसी स्टूडेंट की हेल्प करके भी कर सकते हैं जिसको पैसों की ज़रूरत हो, ये मदद आप हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, ये मदद आप चलते हुए सड़क पर भी कर सकते हैं। तो ये मदद जो है ना, ये एक जज्बा खैर सगाली है। ये अल्लाह ताला की तरफ से जिन लोगों के अंदर मदद करने का या हेल्प करने का जज्बा होता है, ये बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र भी अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये पॉजिटिव थॉट दी, क्योंकि लोग जो हैं नेगेटिविटी से और नेगेटिव थॉट से भरे हुए होते हैं। तो जो लोग नेकी करने का सोचते हैं ना, सबसे पहले वो अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें अब तक इस पॉजिटिव थॉट पे रखा है और हमें जो शैतानी बातें होती हैं और हमें जो जालिमाना बातें होती हैं उससे बचा के रखा हुआ है। तो अगर अल्लाह आपको नेकी करने की, मदद करने की तौफीक देता है, तो यू शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हाना ताला कि उसने आपको अच्छाई की राह पर रखा हुआ है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपके साथ में शेयर करते हैं कि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं का फेफड़ों के कैंसर से जो है वो ताल्लुक़ का इंकशाफ हुआ है। अच्छा, ये जो खाने खाते हुए जब हम बाहर के खाने खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, तो डेफ़िनेटली इसका नुकसान होता है। और वो नुकसान यही होता है कि जी जिस तरह से डाइटिशियन आपको बता रहे होते हैं कि आपने बाहर के खाने नहीं खाने। तो अब ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ हैं, इसमें तकरीबन जो 32 डिजीज़ हैं उनका इंकशाफ हुआ है कि वो ख़तरात के साथ जो है उनका ताल्लुक़ है। अच्छा जी, ये कौन कौन से अमराज़ हैं? इसमें कैंसर है, आपकी जो ज़हनी सेहत है वो मुतासर हो सकती है, आपको जो है वो मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो है वक्त से पहले जो है इसमें मौत शामिल है। यानी जो यंगस्टर्स में आप देखते हैं ना कि अचानक से जो है वो ख़बर आती है कि किसी की डेथ हो गई, तो वो भी शामिल है। अच्छा जनाब, फिर ये वर्ल्ड कैंसर रिसर्च जो है फ़ंड के मुताबिक अब एक नई तहकीक में इन ग़िज़ाओं का फेफड़ों के सरतान से ताल्लुक़ आया। मतलब ये कनेक्टेड हैं कि जो लोग इस तरह की ग़िज़ाएँ खाते हैं उनका जो, यानी अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, जो लोग इस तरह की ग़िज़ाएँ खाते हैं तो उनमें डायग्नोज हो जाता है कैंसर। अच्छा जी, ये एक नई रिसर्च है जो कि सामने आई है। 2020 में आलमी सतह पर अंदाज़न 22 लाख
नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं और इस बीमारी से 18 लाख अफराद की जो है वो मौत वाक़ई हुई है। अच्छा, इसके अलावा ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ हैं, इसकी खपत को महदूद करके इस बीमारी के आलमी सतह पर असरात को कम किया जा सकता है। तो ये तो है जी वो ख़बर जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब कुछ बात कर लेते हैं कि जी पेट्रोल ज़िंदगी में जितनी अहमियत रखता है लोगों का जो है वो ट्रैवल पेट्रोल पे डिपेंड करता है। पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा, पेट्रोल के प्राइसेस महंगे होते हैं, किराए भी महंगे हो जाते हैं। लेकिन अभी जो खबर है वो ये है कि जी पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कर दी है कमी और शहरी हैं बड़े खुश। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल कर दिया, जबकि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 264 रुपये 61 पैसे जो है वो मुकर्रर कर दी है। और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें तेल की जो कीमत है, ओगरा समेत मुतल्लिका वजारतों को तजावीज़ की रोशनी में हुकूमत ने अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोल मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें रद्दबदल कर दिया है। तो ये चेंजेस किए हैं, कमी की है, जिसकी वजह से आवाम जो है काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि ये कीमतें जो हैं वो अगर स्टैटिक रहेंगी तो इट विल बी वेरी गुड फॉर देम। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि अगली खबर क्या है। तो जनाब, रियासती दहशतगर्दी और वज़ीर-ए-आज़म के बयान के मुतालिक की खबर है कि जी रियासत ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कसीरुज्जहती हिकमत अमली अपनाई है। वज़ीर-ए-आज़म जो है उनका ऐसा कहना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रेट के क़याम के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी का ये जायज़ा इजलास हुआ। अच्छा, ये जो इजलास था स्टीयरिंग कमेटी का, इसमें बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है और जो है दुनिया दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ़ है। रियासत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कसीरुज्जहती हिकमत अमली अपनाई है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं मैच के हवाले से। अच्छा जी, अब क्या हुआ है कि जो हमारा मैच चल रहा है, आपने देखा होगा कि ज़बरदस्त किस्म का जो ये मैच था T20 से रिलेटेड, जो कि अभी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान है। तो जी इसमें क्या हुआ है कि एक तरफ है शायब, दूसरी तरफ है सलमान अली आगा और ज़बरदस्त ये मैच हुआ है। पाकिस्तान ने जो है 178 रन किए थे और 179 का जो है वो हदफ दिया था। अब देखना ये है कि चल क्या रहा है जी इस मैच में। तो शाय होप की क़यादत में जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो मैदान में उतरी है और इस मैच में जो है अब देखना ये है कि किसकी बाजी जो है वो पलटती है और कौन जो है वो बाजी मारता है। अच्छा जी, 3 T20 जो मैचेस हैं वो होंगे और इस वक्त जो है ये मैच सुबह तकरीबन 5 बजे जो है वो शुरू हो गया था और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने 179 का जो है वो स्कोर किया है। और अभी जो करंट अपडेट्स हैं उसके मुताबिक जो है वो मैं जब देख रही थी रास्ते में स्कोर, तो यही मैं देख रही थी कि तकरीबन 6 या 7 विकेटें जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ की गिर चुकी हैं। तो ये मैच की अपडेट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं सिटी सिचुएशन की। सिटी सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि कराची में ख़ुदकुशियों के रुझानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 2 दरिया का ये मुकाम है जहाँ पर एक बाप ने 2 बच्चों समेत जो है वो ख़ुदकुशी की। वहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनका ये बताना है कि ये जो शख्स है, ये शख्स जो है इसने शायद नशा किया हुआ था और इसने अपने दोनों बच्चों को भी समंदर में फेंका और ख़ुद भी इसने छलांग लगाई और उसके बाद जो है जब रेस्क्यू को बुलाया गया तो उन्होंने इनकी जो है वो तलाश शुरू कर दी है और अभी तक जो है इनकी जो लाशें हैं वो बरामद नहीं हुई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि डूबने वालों की जो शनाख्त है उसके लिए तहकीकात की जा रही हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि दोनों बच्चे जो थे उनकी उम्रें जो हैं वो 5 से 6 बरस थी और ये जो है वो सारी सूरत हाल है। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मौसम जो है वो है बड़ा औसम। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज दिन भर जो है वो मौसम कैसा रहेगा। शहर कायद में तो वैसे ही बादलों के डेरे हैं, लेकिन आज 10 बजे मौसम कैसा रहेगा, 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, तो इस हवाले से हम आपको अपडेट करते हैं। लेकिन आपको बताएं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मतलब आलूद और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर कायद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 सेंटीग्रेड डिग्री रहने का इम्कान है। शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड है। आगे बढ़ते हैं जी और अभी आपके साथ में शेयर करते हैं कि आज दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा। तो दिन भर का जो मौसम है वो 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, ये करंट अपडेट ना हम आपको देना नहीं भूलते हैं और ये हम आपको ज़रूर बताते हैं ताकि आपको पता चले, आप अपडेटेड रहें। आपने जहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जाना हो, आपने किसी भी जगह पर जाना हो, तो वो आप मौसम की अपडेट पता करके जो है वो जाएँ। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और अभी आपके साथ में जो है वो करेंसी रेट्स जो है वो हम शेयर करते हैं कि जो माल का हाल है
वो क्या है, तो जी माल का हाल कुछ इस तरीके से है। चलें उससे पहले हम मौसम जो है वो शेयर कर लेते हैं। मौसम का हाल कुछ इस तरीके से है कि जी 30 सेंटीग्रेड रहेगा, 10 बजे 31 सेंटीग्रेड रहेगा, 11 बजे, फिर 12 बजे जो है वो 31 सेंटीग्रेड रहेगा और फिर 1 बजे जो है वो 32 सेंटीग्रेड रहेगा। अच्छा जी, अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं और माल का हाल आपके साथ में शेयर करते हैं। और माल का हाल जो है वो आप लोगों का बड़ा फेवरेट है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि आप लोग को इतने करेंसी रेट्स जो है वो पता करना होते हैं बाकी, और जिस तरह मैसेजेस आते हैं दैट्स अमेजिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है 189, कैनेडियन डॉलर जो है वो 210, यूरो जो है वो 330, कुवैती दिनार जो है वो 931 है। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव यूके पाउंड 381, वी हैव सऊदी रियाल 76, वी हैव स्विस फ्रैंक 355 एंड यूएस डॉलर 285। अच्छा जी, ये तो जी माल का हाल हो गया। अभी देखते हैं ये नेक्स्ट सिटी अपडेट्स में हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी सोना। सोना सस्ता हुआ या महंगा हुआ, इस हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि सोना सस्ता हो गया है। सोना जो है आलमी मार्केट में सोना $20 सस्ता होकर $3,303 फी ऑन्स पर पहुँच गया है। 1 तोला सोना 2,000 रुपये सस्ता होकर 3,53,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,714 रुपये सस्ता होकर 3,02,641 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 63 रुपये कमी के बाद 3,900 रुपये पर हो गई है। और जल्दी से बता देते हैं कि दाल माश के जो प्राइस हैं वो क्या है। तो दाल माश के प्राइस जो हैं वो 405 हैं। जी हाँ, देखिए जी, अब तो मुझे जो है ना वो स्टैटिक प्राइस याद हो गए हैं। और उसके अलावा मूंग की दाल के जो प्राइस हैं वो 310 है। एंड वी हैव मसूर की दाल 250, दाल चना 340 एंड वी हैव काबली चना 310। अच्छा जी, ये हो गए। अब बात कर लेते हैं कि आज जो अहम हेयरिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सिंध हाई कोर्ट में आज अहम केसेस की जो समाअत है वो है, और वो कुछ इस तरह से है कि आइनी और रेगुलर बेंचेस के रूबरू मुख्तलिफ केसेस की जो है वो समाअत होगी। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात, दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी। सिंध टैक्स, सेल्स टैक्स से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत होगी। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस फैसल कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। मंशियात मुकदमात में मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। तो ये तो जनाब हैं सिटी अपडेट्स जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। और अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे करस्पॉन्डेंट हमारे साथ होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। हमारे साथ है ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई, और हमारे साथ है मेरे फेवरेट करस्पॉन्डेंट मेराज भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्योंकि अब अगस्त का आगाज़ हो गया है ऑलमोस्ट, एंड अगस्त के आगाज़ के साथ ही कल भी जब खुर्शीद भाई हमारे साथ बैठे थे तो हम थोड़ी सी इस बारे में बात कर रहे थे कि हमने 14 डेज़ तक जो है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स और अकॉर्डिंग टू गवर्नर सिंध के हमने करनी है सेलिब्रेशन। सो मैं पूछ लेती हूँ कि भाई हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं, हमारे जो मिराज भाई हैं, इन लोगों के क्या प्लान्स हैं, आप लोगों के क्या प्लान्स हैं भाई, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि इस दफ़ा तो खुशी जो है वो दीदनी है, दुगनी खुशी है जी। भाई देखा जाए जो ये खुशी है ना, हाँ। तो इतनी खुशी है कि बता भी नहीं सकते। हाँ। क्योंकि इस वक्त हम पूरी दुनिया को हम जो मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि ये 14 अगस्त है हमारे, 14 दिन तक जो हम मनाएंगे, हाँ। तो हम वो पैगाम दे रहे हैं कि पुरअमन मुल्क, अगर मेरी नज़र से देखोगे तो ऐसा जवाब देंगे कि पूरी दुनिया उसका जवाब देगी कि ये बहुत ख़तरनाक रिस्पॉन्स देते हैं। सही। तो जो हमारा बरादर मुल्क है वो भी देख रहा है, ईरान भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, अफगानिस्तान भी खड़ा हुआ है, चाइना जो हमारा दोस्त है वो भी देख रहा है। सब हमारी इस जश्न आज़ादी के मौके पे साथ हैं। लेकिन एक जो है मुल्क वो परेशान है, वो आपको पता है, जो हमारा दुश्मन है, कुछ ज़्यादा ही परेशान और वो ऐसा परेशान है कि अमरीकी सदर ने तो उनको, मतलब वो देखा है रेसलिंग में, मतलब 1 पंच, 2 पंच, 3 पंच, 4 पंच, 5 पंच, मतलब अमरीकी सदर ने इनके जहाज गिरने का 8 दफ़ा बोला। सही। 8 दफ़ा, 8 दफ़ा का, और तकरीबन 30 दफ़ा वो इस बात को कह चुके कि भाई जो ये मीडिएशन का किरदार अदा किया उन्होंने किया। तो अब वो बेचारे, उनका पूरा मीडिया, उनकी पूरी काबीना, उनकी पूरी असेंबली, उनका वजीर आजम, अब वो बेचारा मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं है ना। अब वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो डील हुई है अभी, पाकिस्तान और अमेरिका की, पूरी दुनिया देख रही है। इस वक्त टैरिफ रात, आज मतलब समझ रहे हैं, पाकिस्तानी सुबह 6 बजे अमेरिकी सदर ने टैरिफ लगाया है 92 ममालिक पे। 92, ठीक है। और वो आपका 10 से 41% जो है टैरिफ लगा दिया। टैरिफ क्या होता है? बेसिकली कस्टम ड्यूटी, यानी कि जो उनकी मईशत को, उनकी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है, तब वो वहाँ से अगर भेजेंगे, जैसे चाइना कुछ भेजता है तो उसके ऊपर इजाफी टैक्स लग गया, यानी कस्टम ड्यूटी।
अब वो वहाँ पाकिस्तान से डील हुई है। हाँ। अब आपके पास ऑयल शिपमेंट होगी, वहाँ की अमेरिकन कंपनी आएगी, यहाँ तेल और गैस की तलाश करेगी, मादनियात में सरमाकारी की बात हुई है और ये सब। हाँ। तो पूरी दुनिया देख रही कि हुआ क्या है ये। हुआ क्या है जी, मतलब एक तरफ देखिए ट्रम्प जो है उनकी जानिब से टैरिफ लगाए और दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए कल कितनी ज़बरदस्त जो ट्रेड का ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज़खायर में गैस और तेल के ज़खायर में हम चौथे नंबर पर हैं। जो रिसर्च है उसके मुताबिक हम चौथे नंबर पर हैं। अब जो अमरीकी कंपनीज़ हैं वो मिलके यहाँ पर ये जो कुएँ हैं और फिर इनके लिए ऊपर काम करेंगी और फिर ये सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली दरियाफ़्त करेंगे। और ये जब भी चीज़ें पाइपलाइन में हतमी तौर पर आला सतह पर बात की जाती है, जब डेफिनेटली कोई चीज़ बहुत वर्थफुल हो। तो मेराज भाई, जिस तरीके से वो नरेंद्र मोदी ने कहा था ना, माय फ्रेंड ट्रम्प, और अब की बार ट्रम्प सरकार, अब नहीं उसने कहना कि अब की बार ट्रम्प सरकार, क्योंकि अब तो मोदी से कुछ सवालात हो रहे हैं वहाँ पर। बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल है वहाँ पर। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, वो कहेंगे तो अब भी, क्योंकि हाँ। वो है बेसिकली नहीं, वो तो उनको तो पूरा इंडिया कह रहा है कि एक दफ़ा कह दो, एक दफ़ा कह दो कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे। देखिए, वो ट्रम्प साहब तो इस वक्त सच बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। सारी दुनिया देख रही है और सारी दुनिया देखा भी था जब सारे मामलात हुए थे। सब दुनिया के सामने ही थे, सिर्फ उनका एक मीडिया था जो कि अलग से लगा हुआ अपना था, राग अलाप रहा था, अगर उसको कहा जाए तो। तो बहरहाल वो तो दुनिया के सामने है सब चीज़ें। लेकिन ये बात बताऊं मैं आपको, मोदी साहब जो है वो अपने खुशामदी मामला से बाज नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो खुशामदी आदमी है। सही। तो अब उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, वो हम ये कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से। आपके क्या प्लान्स है, जरा थोड़े से प्लान्स बताएं, फिर आगे मिनी स्टोरीज की जाने बढ़ते हैं। भाई देखिए, अभी तो सबसे पहले तो ये कि एक तो दिल को बहुत खुशी है कि हमारा आज़ादी का महीना जो है मुल्क की, वतन अजीज की, वो शुरू हो गया। ठीक है ना। और दूसरी बात है कि प्लान्स देखिए, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं मासूम सी, कि भाई घर को सजाएंगे, घर पे झंडे वगैरह लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, मेरे बेटे ने प्लान किया हुआ है कि वो गाड़ी की बोनेट पर एक वो झंडा जो है वो फिक्स करवाया जाता है ना, तो वो फिक्स करवाएगा। अच्छा, ताकि जहाँ भी हमारी गाड़ी जाएगी जाहिर है वो फिर 14 डेज तक एक सेलिब्रेशन। कुछ प्लान है छोटे बच्चों के लिए, प्लान होंगे कि उनको टी शर्ट्स वगैरह और चीजें वो होंगी। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा मजा इस बात पे आता है, वो जो स्टॉल लगे हुए होते हैं ना, वहाँ से जब जाके आप चीजें खरीद रहे होते हैं, बैजेस है, छोटी छोटी झंडियाँ रखी हुई होती हैं और बहुत सारी कैप्स हैं और सारी चीजें। जरूर अपने शो पे ना ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि भाई किस तरीके से जो है शॉपिंग होती, तैयारी होती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं टॉप स्टोरी पे, और ये है जी टॉप स्टोरी के महंगाई के सजा आवाम के लिए अच्छी खबर आ गई है। और खबर ये है कि ओगरा ने जो है अगस्त 2025 के लिए एलपीजी की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है कि इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए सब इंटरनेशनल मार्केट में जो सिनेरियो हुआ है जो टैरिफ के ऊपर, तो उसके बाद जो है गैस की, पेट्रोलियम मसलों की कीमतें कम हुई हैं। तो उसमें अब पाकिस्तान पे भी, क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, तो ओगरा ने पूरे माह अगस्त के लिए, यानी 1 अगस्त से 30 अगस्त तक के लिए जो एलपीजी की फ़ी की जो किलो जो कीमत है 17 रुपये 74 पैसे सस्ती कर दी है। अब जो कीमत आई है फ़ी किलो जो एलपीजी की, वो आपकी घट के जो है 215 रुपये पे आ गई है, जो हम चला 350 330। अब ये है कि जो प्राइस गिरी है, तो अब गर्मियों का मौसम है, आगे जाके सर्दी बढ़ेगी, लेकिन जो इम्पैक्ट है ना उसका आम आवाम पे, क्योंकि अगर हम कराची, हम पूरे मुल्क को छोड़ते हैं, कराची की बात है, 7 ज़िला हैं और 7 ज़िला में आपको हर जगह पता है, चाहे न्यू कराची हो, नॉर्थ कराची हो, नौजहाबाद हो, नाज़ाबाद हो, पोश इलाके, ये सारे जो बता रहा हूँ उनमें भी जाएं आप पीसीएच में, तो गैस का बहुत बड़ा इशू है। तो लोग मजबूर होकर सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, तो इजाफी कॉस्ट है। हम गैस का बिल देते हैं महीने का कितना, 1000 रुपये 800 रुपये आता है, पूरे 30 दिन यूज़ करते हैं। लेकिन एलपीजी इस्तेमाल करते हैं तो एलपीजी 300 रुपये थी, तो अगर आप 10 किलो यूज़ करो 3000 रुपये की आ गई। तो अब ये जो प्राइस गिरी है 215 रुपये, तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो महंगाई की रफ्तार भी इससे कम होगी, आवाम पे बोझ भी कम होगा। आवाम पे बोझ भी कम होगा। आप कैसे देख रहे हैं इसको खबर को? देखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरू के पहले तो ये होता था कि जी दिसंबर में या सर्दियों के मामलात में ना, तो गैस की कमी की शिद्दत कमी हो जाती थी। ठीक है जी, प्रेशर में कमी है, लेकिन अब हम ये गुज़िश्ता 2-3 साल से देख रहे हैं कि अब तो 12 महीने का ये मामला हो गया। 12 महीने लोग एलपीजी पे हैं। अब लोगों ने जो है वो एलपीजी सिलेंडर्स जो है वो अपने घर पे ख़रीद के रखे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पहले तो गैस की लोड शेडिंग के मामला आते हैं। 10 बजे के बाद अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ गया, तो अब आप उसके लिए लोगों ने उसके लिए आपने ऑनलाइन, हाँ बिल्कुल सही, कॉल करके फिर आपने क्या ना, ये हमारे अपने घर में ये चीज़ हुई कि भाई मेहमान आ गए जी, अब भाई चाय कैसे बनाएं। ठीक, तो फिर हमने उसके बाद सिलेंडर रखा, सही है। फिर हमने उसका एक और तरीका निकाला कि वो इलेक्ट्रिक केटल होती है, वो ला के रख ली कि भाई कम से कम मेहमान आए तो उनको चाय दे। फिर इसके बाद मैंने यही काम अपनी दोनों बहनों के घर गया हूँ, तो वहाँ भी यही किया मैंने जाके। मैंने बोला भाई
चाय, हाँ मैंने बोला गैस नहीं है, मैंने बोला इलेक्ट्रिक केटल लाओ, उन्होंने भी खरीदी। अच्छा। तो अब लोगों ने जो है जाहिर सी बात है अपना मुतबादिल तो कुछ ना कुछ करना है। तो अब आपको हर घर में कराची में सिलेंडर मिलेगा, ठीक है, सिलेंडर से ही गैस इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें चले थोड़ी बहुत कमी गई है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये कभी भी कुछ नहीं है। हाँ। जितनी कमी की गई है 17-18 रुपये से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और 1 महीने के लिए ही है। 1 महीने बाद अगर दोबारा रेट बढ़ गया तो फिर हम वहीं खड़े और अभी 2 महीने बाद जो है, क्योंकि सीजन चेंज होगा, सर्दियां आ रही हैं, तो फिर तो आप देखिएगा कि गैस की जो है वो ढूंढे से नहीं मिलेगी। मतलब आदत हो गई। हाँ वही ना, अब तो आदत सी है। लेकिन टेंशन जब होती है जब शुरू में मसाइल पैदा होते हैं जी, खाना नहीं बना, नाश्ता नहीं बना। मुझे ना ये जो आतिफ असलम ने एक सॉन्ग गाया था ना, अब तो आदत सी है, वो बिल्कुल कराची हाइट्स के ऊपर गाया था कि ये कराची के लोगों के लिए ही ये सॉन्ग है कि अब तो आदत सी है इस तरह ऐसे जीने में। तो वाकई हम लोगों को सबको ना ऐसे ही जीने में आदत है। और गैस, अच्छा अशरफ भाई, मुल्क से बाहर यानी बैरून मुल्क में प्राइजेस हाई होते हैं, अवाम प्रोटेस्ट करते हैं, उनके पास कोई चीज़ नहीं होती, अवाम प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, मैंने ये देखा है कि बिजली के जब इश्यूज़ होते हैं तो अवाम बाहर निकल आते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बुनियादी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर अवाम एहतजाज कर सकते हैं, जैसे कि अगर प्राइस किसी चीज़ की बढ़ जाए तो वो कब उसको खरीदें, वो उसको ख़रीदना नहीं छोड़ते। अपने तौर पर भी, कम्युनिटी लेवल पर भी लोग जो कुछ कर सकते हैं वो भी नहीं करते। देखिए सबा इतने परेशान हो गए ना। हाँ। देखिए हम अपनी कैटेगरी की बात करते हैं, जो मिडिल क्लास भी है, तो मिडिल क्लास भी इतना परेशान है कि बिजली का बिल, हाँ, गैस का बिल, यूटिलिटीज़, फिर इसके बाद सामान सौदा खरीदना है, हाँ, फिर उसके बाद घर के खर्चे हैं, स्कूल फीस, हाँ, है, तो उसको वो चीज़ें पूरी करने में इतना फंसाया हुआ है कि वो बेचारा जो है बस क्या हुआ, बिल आ गया है, अच्छा वो भर दिया है, अच्छा वो कहते हैं फीस देनी है, बच्चे को ट्यूशन फीस देनी है, हाँ, घर में जाओ, तो ये आम हर घर का है वो, हर घर का, तो वो इस वक्त कहाँ से प्रोटेस्ट करे। पानी नहीं आ रहा है तो सेकंड ऑप्शन क्या है, क्योंकि सबको पता है पानी नहीं आ रहा है, तो जाके रोड ब्लॉक नहीं करें, टैंकर मंगा लें, टैंकर। ठीक है, अभी हम जैसे टूर पे गए थे तो मैंने आप यकीन करें सबा, मैंने पूरे इस्लामाबाद में कहीं टैंकर नहीं देखा। सही। ठीक है, पंजाब में हर जगह गया ऊपर तक, मैंने कहीं टैंकर नहीं, टैंकर सिर्फ इस शहर में, क्योंकि माफिया इस शहर में। हाँ। तो ये जो सिस्टम है ना, मेयर कराची का मैं कल सुन रहा था, तो वो बोल रहे हैं कि 7 हाइड्रेंट्स हैं, वो 8 घंटे के लिए बंद होते हैं। तो भाई 8 घंटे के लिए बंद होते हैं तो पहले तो सवाल ये बनता है कि जहाँ हाइड्रेंट है, जैसे मैं पैदाइश में नॉर्थ हैदराबाद की ना, तो वहाँ सखी हसन सबसे बड़ा आपका हाइड्रेंट है, तो वहाँ अगर आप जाके टैंकर दें ना, आप गिन के दिखा दें, आपको चैलेंज है, मतलब बैक टू बैक लग रहे हैं, आप वहाँ खड़े हों, मतलब आप ये बोल रहे हैं ना कि 24 घंटे में 16 घंटे चलते हैं, आपको चैलेंज है 16 घंटे किसी को खड़ा करें और आप गिन के दिखा दें कितने टैंकर भर के निकल रहे हैं। 5 मिनट में एक टैंकर भरता है, इतने बड़ा पाइप होता है 8 इंच का, वो जब नोजल खोलता है पानी झुल करके भरता है, 5 मिनट में एक टैंकर जो है ना भर के बाहर निकलता है। आप गिन के दिखा दें, 22 व्हीलर भी टैंकर है आपका, 8 व्हीलर भी है, 6 व्हीलर भी है, वो सब भर भर के जा रहे हैं। अब 16 घंटे चल रहा है, तो सवाल ये बनता है जहाँ हाई ट्रेंड है उसके आसपास जो घर है, मेरे चचा का भी घर है, वहाँ पानी क्यों नहीं आता भाई, जब हाई ट्रेंड को पानी मिल रहा है। तो आप इसका जवाब दे देना। तो देखें ये जो चक्कर है ना, ये सारा ये है इश्यूज का, क्योंकि आवाम को सब पता है। देखें अगर आपके घर में गैस नहीं आती है तो जैसे अभी बात की, क्या सिलेंडर लगा दो, पानी नहीं आता, आप क्या करती हैं, टैंकर। हाँ, ठीक है, अब इसके अलावा गटर भर गया है तो आप किसी प्राइवेट, पानी नहीं आता तो मैं ग्रुप में लिखती हूँ प्लीज कोई टैंकर जानने वाला है। नहीं, उसके अलावा यहाँ देखें ना, अगर आपके गली में गटर भर गया है तो आप केएमसी का वेट नहीं करते हैं, वाटर बोर्ड का वेट नहीं, आप किसको बोलते हैं, जो मोहल्ले में जो होता है उसको पैसे देते हैं साफ कर। मेन ये है कि देखें ये निज़ाम होता है कि सबको पता चल गया ये लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब काम जब नहीं करेंगे तो मैं अपनी जेब से खर्च करूंगा, मुझे बिजली के बिल में म्युनिसिपल टैक्स लगाया हुआ है, ठीक है, वो भी ले रहे हैं, मैं शर्म आनी चाहिए ना, कहीं तो शर्म आए, मगर यहाँ शर्म नहीं है। और धड़ल्ले से आके मीडिया के सामने बोलेंगे भाई ये शहर जो है ना कराची पैलेस है, खुदा का खौफ करें। आप पैलेस की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ इस्लामाबाद चले जाएं, ठीक है, आप ना दरख्त लगाते हैं, ना आप सड़क बनाते हैं, ना आप पानी देते हैं, ना आप सीवरेज के निज़ाम बेहतर करते हैं, ना आप बिजली के ऊपर बात करते हैं। ये वो इश्यूज़ हैं, जनरल इश्यूज़ जो आपके आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, पानी से लेके यूटिलिटीज से लेके सड़कों से लेके हुकूमत का काम है, मेरा काम नहीं है। अच्छा, और फिर टैक्स भी पे करो, रिफॉर्म भी कोई नहीं करता। मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं वो भी यही शिकायतें कर रहे होते कि ना एजुकेशन में कोई रिलीफ है, ना किसी किस्म का कोई और रिलीफ है, हेल्थ सेक्टर में भी कोई रिलीफ नहीं है। अभी ये जो रिसेंट खबर है कि जी LPG की जो कीमतें हैं अब थोड़ा सा नीचे आई हैं, इससे आवाम को रिलीफ होगा, लेकिन ये वही वक्ती रिलीफ होता है, इसके बाद फिर कुछ ना कुछ होगा और फिर ये प्राइसेस जो है किसी तरीके से हाई हो जाएंगी। सब अपडेट करूँ तो कल दी थी मैंने LPG जो सस्ती, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत भी जो है ना सस्ती हुई है रात को ना। सही। जैसे हमने दी थी 9
9 रुपये पर लीटर पेट्रोल दिया, 7.5 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, लेकिन डीजल जो 3.25 रुपये सस्ता करना था उल्टा महंगा कर दिया 1.5 रुपये ना पर लीटर। सही। अब डीजल महंगा होना जो है ना, देखिए आपने पेट्रोल सस्ता किया ज़बरदस्त, जैसे बाइक चलाने वाले हैं या गरीब आदमी उसके लिए तो 7.5 रुपये का रिलीफ मिला, लेकिन आपने जब डीजल महंगा किया ना तो आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो वो ज़्यादा यूज़ करते हैं ना पब्लिक। हाँ। आपका ट्रेन है, आपके ट्रांसपोर्ट है, आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट है जिससे माल मूव करता है, पर लीटर प्राइस जब बढ़ाते हैं तो वो किराए बढ़ा देते हैं। हाँ। तो आवाम पे बोझ आता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप पेट्रोल कर रहे थे, हमेशा किया है, पेट्रोल 7.5 कर रहे थे, आप 5 रुपये कर देते, 1.5 रुपये वहाँ पे कम कर देते, सही डिवाइड कर देना। हाँ। दोनों तरफ। जी जी। मेन ये है कि आवाम को रिलीफ देना है तो उसका प्लान भी तो करें ना। अब आपने पेट्रोल जो है सस्ता कर दिया, अब सवाल लोग उठा रहे हैं। हमारी टीम गई थी रात को, जब वो बोला कि भाई उसको लाइव कर दें तो उसने बोला कि भाई पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा हो गया। कह रहे हैं ये कौन सी बात हुई भाई, सस्ता कर रहे हो तो डीजल भी सस्ता करो। अब एक पेट्रोल सस्ता कर दिया, डीजल महंगा कर दिया। तो अब ये पब्लिक की जो सवालात होते हैं ना उसको अब कैसे जवाब दे, गवर्नमेंट ने किया। हाँ, सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, जिस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब चीज़ें सस्ती हो जाती है तो आवाम थोड़ा इससे रिलीफ में आ जाते हैं, फिर आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। चलिए जी, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे फिर और दीगर टॉप स्टोरीज आपके साथ में शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब एक और खबर जो है आपके साथ में शेयर करते हैं, ये है जी चीनी बहरान पर हुकूमत का एक्शन। मिल्स का ज़ख़ीरा कब्जे में ले लिया, मालकान के नाम जो हैं वो ECL में शामिल कर दिए हैं। अच्छा जी, हुकूमत ने शुगर मिलों के गोदामों में मौजूद ज़ख़ायर से चीनी की सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए FBR एहलकार जो हैं वो तैनात कर दिए हैं। अच्छा भाई, क्या इनसाइड स्टोरी है इसकी? भाई हमने जब ये शुरू हुआ था ना तो हमने एक शो किया था, हमारा 24 चैनल भी है, वहाँ शब्बर जैदी साबिक चेयरमैन वो आए थे, तो मैं भी बैठा हुआ था उसमें। तो जब बात हुई तो मैंने बताया कि भाई जब इन्होंने एक्सपोर्ट की थी चीनी 7.5 मीट्रिक टन, इन्होंने लिख के दी थी कि प्राइस जो है नहीं बढ़ेगी। सही। और फिर भी बढ़ गई। अब इन्होंने बेची 7.5 मीट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट की, यानी मुल्क से बाहर भेजी। और जो हमारे यहाँ 50 लाख मीट्रिक टन थी उसकी प्राइस 100 रुपये से बढ़ा के 200 रुपये ले गए। तो मैंने कहा नुकसान कहाँ हुआ, हमारे मुल्क को या उधर? तो कह रहे हैं जो हमारे मुल्क की आवाम है उनको 100 रुपये की चीज़ 200 की कर दी। तो मैंने कहा तो भाई उसके ऊपर करो ना एक्शन। आपने जिसने लिख के दिया आप क्यों बैठे हुए हो? तो जब शब्बर जैदी साहब ने कहा कि भाई देखें किसने लिख के दिया, मुझसे पूछा ना लाइव शो में। तो मैंने कहा शुगर मिल एसोसिएशन है, ऑन लेटर पे लिख के देखिए एक्सपोर्ट की इजाज़त, सरप्लस चीनी है हमारी। कह रहे हैं सरप्लस आपने देखी? अब अच्छा उनके सवालात होते हैं ना। मैंने कहा भाई वो लिख के दे रहे हैं तो वो जवाब दे ना। तो कह रहे हैं भाई ये 50 सालों से ना एक वो मुल्क, वो जो कौन से आपने कहा था क्या, किसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो कह रहे हैं 50 साल से चीनी का इशू है, 82 शुगर मिल्स हैं। अब आपने FBR का एक ऑफिसर बैठा दिया। अब देखें एक चीज़ चोरी हो रही है, वहाँ पे आपने चौकीदार बैठा दिया। ठीक है, अब FBR का एहलकार क्या करेगा? सही, राइट। ठीक है। अब आरती क्या करता है? अब जो प्राइस है ना, जिसमें जितने लोग आएंगे उसकी प्राइस है, उसको ठंडा करने ये शुगर 82 शुगर मिल से एक बंदा बैठा हुआ है, क्या कर लेगा मुझे बताए ना? ये भी गर्म करेगा। सही। शब्बर जैदी ने कैटेगोरिकली कहा कि जब आप समझ लें किसी बंदे को रखा है तो इसका मतलब 100% के करप्शन होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, साबिक चेयरमैन FBR, उन्होंने कहा 82 शुगर मिल्स हैं, उस एक शुगर मिल पे उसका डाटा देख रहे हो कि स्टॉक की कितनी वो है पड़ी हुई है, रिजर्व की हुई है। अब बंदा उसको गिनने के लिए बैठा हुआ तो क्या करेगा? वो फंसेगा, वो उसकी जेब गर्म करेगा। बैठ भाई तू शुगर केन ऑफिसर होता है या FBR का ऑफिसर होता है। तो मेन ये कि तो जितना भी कर लें, आज तक आप बताएं 50 सालों की हम बात कर रहे हैं, आपने कभी शुगर मिल या किसी के ऊपर एक्शन देखा आपने? ये एक छापा मारा कितनी 100 बोरी 1000 बोरी 50 बोरी पकड़ ली होगी। लेकिन जो ये मुल्क है ना, 24 करोड़ की आवाम है, बहुत बड़ी आबादी है। और उस आबादी में जो लोग हैं उनके साथ जो मजबूरी से जो खेला जा रहा है कि ये क्योंकि असेंबली में बैठे हुए हैं, 82 शुगर मिल्स में 90% जो ऑनर हैं असेंबली में बैठे हुए हैं। राइट। ठीक है, अब वो उनके खिलाफ एक्शन होगा? ओ भाई मैं तो असेंबली में बैठा हूँ भाई, मुझे कैसे पकड़ा? ठीक है। तो अब मेन ये है कि ये आपकी कानून साजी करनी होगी। आपने जो शुगर मिल्स जो दिए, अगर इजाफी शुगर मिल्स हैं, मेरी डिमांड एग्जाम्पल, मैं खा सकता हूँ 60 लाख मीट्रिक टन चीनी। जी। अब मैं 80 लाख मीट्रिक टन बना रहा हूँ, तो मैं क्यों बना रहा हूँ भाई? 60 लाख बनाओ, क्यों ज़ाया करो? फिर उसके बाद बना के चीनी एक्सपोर्ट करो कि बाहर महंगी है तो आप सस्ती एक्सपोर्ट करो। ये दुनिया में फार्मूला नहीं है। आपके रीजन ममालिक में जो मुल्क है ना उनको आप दे दो, मतलब बेच दो। आप अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, जिसको चाहिए आप। लेकिन आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो और
7.5 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट हुई। हाँ। 50 लाख मेट्रिक टन की प्राइस जो एग्जाम्पल लेता हूँ 150 से 200 कर दीजिए पर केजी 50 रुपए, मतलब खुदा का खौफ करें भाई। सही, सिंपल फार्मूला है। हाँ। ये जो अभी चीनी स्कैंडल जो चल रहा है इसमें शब्बर जैदी ने 300 अरब रुपए का बोझ आवाम पे डाला गया है। सही। अब अगर ये 300 अरब में से कितने की होगी ये चीनी? 1 करोड़, 2 करोड़। 300 अरब का कौन जवाब देगा? जो आवाम की जेब से, ये आपकी मेरी इनकी जेब से निकला है, जो हमारे कैमरामैन हैं, हमारे पूरे मुल्क की आबादी है, उनकी जेब से निकला है कि 100 रुपए की चीज़ आपने 200 की ली। हाँ। तो ये हुक्मरानों ने नहीं ली है, आवाम ने ली है। तो इसका जो आप जवाब देना है, ये जो बैठे हुए हैं ये दें। ये जो ज़बानी कलामी करते हैं ना, 82 शुगर मिल्स जवाब दें। हाँ। कि 300 अरब रुपए की जो साबिक चेयरमैन FBR हैं शब्बर जैदी, ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। हाँ। प्रोग्राम रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि 300 अरब रुपए की चोरी हुई है ये। तो 300 अरब रुपए की चोरी छोटी मोटी चोरी नहीं है, इसका मतलब ये आवाम की जेब से चोरी हुई है। तो उनको पकड़े, ये बोरियां वोरियां पकड़ने से कुछ नहीं होगा, FBR अफसरान पकड़ने से, बैठाने से कुछ नहीं होगा। 300 अरब रुपए उनसे लें और वापस दिलाएं आवाम को ही। वापस कैसे देंगे? जो चीनी 200 की हुई है उसको बोलो 100 की बेचे, 100 की, ठीक है, तभी आवाम को रिलीफ मिलेगा। ये बोलने से आवाम को कोई ना सुख मिलता है ना चैन मिलता है, सिर्फ वो जेब से पैसे ही जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आवाम को रिलीफ देने वाला ना कोई सिस्टम, कोई भी ऐसी जो है वो सूरत हाल नज़र नहीं आती कि आवाम को रिलीफ मिल जाए। खबर पर जाते हैं और अगली खबर जो है वो ये है कि वजारत सनअत व पैदावार का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। हुकूमत के फैसले के तहत तमाम फाल स्टोर्स पर मौजूद स्टॉक को वेयर हाउसेज में मुंतकिल किया जाएगा, जबकि IT सामान और दीगर असासों की शफाफ नीलामी की जाएगी। अच्छा, 1 अगस्त से जो है वो खाली कराने के नोटिस भी जारी कर दिए गए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना जो है वो अलहदगी यानी VSS पैकेज की जो फरहमी है उसकी हिदायत कर दी है। मेराज भाई, ये खबर आप कैसे देख रहे हैं? इस खबर का क्या इम्पैक्ट होगा? और क्योंकि अब ये बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो क्या इम्पैक्ट होगा? मतलब इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। हाँ। मतलब आप कहीं तो रिलीफ दे रहे थे आवाम को छोटा मोटा, हालांकि हम ये जानते हैं कि जब भी चीनी की कीमतें बढ़ती थी या कोई अशिया की कीमतें बढ़ती थी, लोग जो है यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते थे। सही। लाइनें लग जाती थी वहाँ पर। हाँ। ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि उन्हीं यूटिलिटी स्टोर्स के लोगों ने मिलकर जो है कुछ जनरल स्टोर्स वालों के साथ करप्शन की और उसके बाद वही आइटम जो पब्लिक को चाहिए होता था वही वहाँ से गायब होता था। लोग कह रहे जी हम चीनी खरीदने जा रहे, चीनी महंगी है, तो वहाँ चीनी नहीं होती थी। जो चीज़ उनको मतलब सस्ती खरीदने के लिए वो वहाँ पर जाते थे उनको वो नहीं मिलती थी। फिर आहिस्ता 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 हमने ये देखा कि वहाँ पर रश लोगों का होना कम हो गया, लोगों का रुझान ही खत्म हो गया वहाँ पर जाने का। कई यूटिलिटी स्टोर्स थे जो हमने देखे, जहांगीर रोड पर एक बना हुआ था, ये अपना प्रेस क्लब के पास भी एक है, हाईकोर्ट वाली लाइन में था, उसके अलावा भी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में थे। लेकिन जब भी वहाँ जाना हुआ ना तो वहाँ सामान की भी बहुत कमी नज़र आई है, क्वालिटी भी खराब थी। ठीक है, और क्वालिटी का भी मसला हुआ। लेकिन देखिए कुछ भी था, कुछ रिलीफ तो था ना कि नहीं, एक मार्केट रेट से चाहे चंद रुपए कम में मिल रहा है, कुछ कम में मिल रहा है, गरीब का कुछ ना कुछ जो है वो आंसू पूछ रहे थे उसको। अब वो भी जो है उसको भी बंद कर दिया आपने। अब उसको देखें, आपने आप हुकूमत में हैं, आप हुक्मरान हैं, तो आपने अपनी रियाया का, अपनी जो अवाम है उनका ख्याल रखना है ना। तो वो वाली बात तो कहीं भी नहीं आ रही। और जो था वो भी आपने उसको क्लोज कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो नुकसान में जा रहा था। उसके नुकसान की वजह क्या थी? उन्हीं हुक्मरानों में बैठे हुए, उन्हीं सरकार में बैठे हुए लोगों की करप्शन। तो उस करप्शन की नज़र हो गया यूटिलिटी स्टोर्स, ठीक है, बंद हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब जो बचा कुछ था, अब ये जो वेयर हाउस माल जाएगा, कौन किसने देखा कि कहाँ गया? सही, ठीक है ना, इसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। सही। और उसके बाद वो बेचारे जो अगर वहाँ के मुलाजमीन थे, अब उनको जो पैकेज है वो कब मिलेगा, ये भी बात की बात है। लेकिन एक नेमत जो थी वो छिन गई आवाम से ना, तो ये कम से कम नहीं होना चाहिए था। और बिल्कुल हमने देखा था कितने सारे लोग यकीन करें लाइन लगा के वहाँ पर बैठे होते थे कि भाई सस्ती घी जो है, घी के मामला कभी कभार ऊपर नीचे हो जाते हैं कि सस्ता घी ले लिया, सस्ता तेल वहाँ से ले लिया। लेकिन अब सारा आप देखें सब कैप्चर कर लिया, बड़े बड़े जो मार्ट बन गए हैं अब, ठीक है ना, सुपर स्टोर्स बन गए, उन्होंने पूरे शहर का काम जो है वो कैप्चर कर लिया। अब एक छोटा जो जनरल स्टोर जो गली के हमेशा
हमने देखा छोटे थे जब भी कि भाई हर गली में एक दो स्टोर्स हुआ करते थे। सही। अच्छा, उनका बिजनेस तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, सही, सब कुछ सिमट के आ गया। जैसे कि अभी हम ब्रांड की बात कर रहे थे ना, जी जी बिल्कुल, यस, कपड़ों में, कपड़ों में, तो अब इसी तरह सब ब्रांड पे आ गया। अच्छा, उसमें हुआ ये कि खवातीन को तो खैर बहुत ज्यादा शौक होता है खरीदारी करने का। हाँ। वो ट्रॉली अब भी वो फ्री की लगती है, चाहे वो कपड़ों की हो या फिर ग्रोसरी करनी जी हो। बिल्कुल, हाँ सही। अब होता यह है कि मैं आपको एक सही और सच्ची बात बताऊं कि अगर पहले आप जनरल स्टोर से अपने घर का जो सामान लेते हैं, ग्रोसरी करते हैं, फर्ज हाँ। करेंगे 50,000 रुपए का लेके आते सही, थे अपने हाँ। लिए, ठीक है, बड़ी फैमिली है तो 50,000 रुपए का सामान आ रहा सही है। सही, ये बड़े स्टोर्स खुलने के बाद हाँ। और जब ट्रॉली हाथ लगी जी जी, बेगम के, हाँ, उस उसके दुख बाद सुना वो- रहे हैं, दुख हाँ, सुना ये- रहे हैं, गौर से वही, सुनिए। हाँ। पहले आवाम महीने के दुख में दुख भी 5,000 शामिल। ऊपर गया, हाँ। दूसरे महीने 10,000 ऊपर गया, हाँ। तीसरे महीने 15,000 ऊपर सही। गया, चौथे महीने वो अब लाख रुपए पे पहुंच चुका। सही बिल्कुल, ठीक है? हाँ सही, फिर उसके साथ जाहिर सी बात है दीगर लवाजमात नहीं है। अब जो बच्चे साथ गए हैं, जी। चलो बेगम ने तो सोच समझ के खरीदारी की, हाँ उसके बाद मैंने वो- चॉकलेट भी ले लें, बिस्किट भी ले लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, तो वो एक चीज आपकी जो डबल पे चली गई। डबल पे चली अच्छा, अब गई। ये भी चले, खैर सबके बस की बात नहीं, Right, ठीक है ना। हाँ। लेकिन बात ये कि यूटिलिटी स्टोर जो भी था उन लोगों के लिए जो कि कम सैलरी में किराए के घर में हाँ, रहते हैं बिल्कुल। और अपना बहुत बजट बना के चलते हैं, हाँ। उनके लिए तो नेमत था ना ये। जाहिर है, उसको कम से कम बंद नहीं करना चाहिए था। उनको बाकी तो हम है ही माफियाओं के शहर में, कराची माफियाज का शहर है, ठीक है, और इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है। हाँ। तो अब वो चीनी माफिया हो, बिल्डर माफिया अच्छा, हो, मजे की वाटर बात माफिया ये हो, कि जो बंदा जितना शरीफ है इस शहर में वो उतना ही बेचारा डर रहा है, वो उतना ही परेशान है, मतलब उसकी परेशानी में इजाफा ही है। मतलब आप जितना रूल्स फॉलो कर रहे हैं ना उतना ही ज्यादा इस शहर में आपको परेशानी का सामना है, यकीन करें। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब बात ये हो रही थी कि हमारे शहर में आप जितना रूल फॉलो करते हैं ना उतना ज़्यादा ही आप परेशान हो जाते हैं। मतलब अगर आप ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कोई चीज़ फॉलो कर रहे होते हैं ना तो लोग आपको ऐसे देख रहे होते हैं कि शायद आपको अवेयरनेस नहीं है, या आप वो आते हैं और आपको बताते हैं भाई इधर आओ, इधर से जल्दी पहुँचोगे, ये यहाँ से निकलो, ऐसे जाओ और ऐसे चले जाओ। ये होता है मेराज भाई या नहीं होता है? मतलब चाहे उसके बीच में शर्मिंदगी का लम्हा मैं आपको बताऊं, आप भी ऐसे ही रात के टाइम में 12 साढ़े 12 बजे के टाइम सिग्नल ऑन था अल्लाह वाली चौरंगी का, सही, तो जब सिग्नल बंद हो गया तो मैं रुक गया। हाँ अकेले, मतलब यानी आप मैं रश रुक कम गया। था। अच्छा सही, तो मैंने राइट देखा, लेफ्ट देखा, कोई रुक ही नहीं रहा, अच्छा सही, सब अपनी अपनी मंजिल पे जा रहे सही। हैं और मुझे देखते हुए जा रहे हैं ना। देखते हुए जा रहे हैं। हाँ पता नहीं क्या ये भाई इज मुझे फॉलोइंग द मैंने रूल। कहा, यार शायद मैं तो गलती कर रहा हूँ, मैंने भी फिर गाड़ी भगा दी आगे। वही ना, मतलब यही तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप रूल फॉलो कर रहे थे तो लोग आके मुझसे पूछते हैं क्या हो गया भाई, खैरियत है, कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। तो ये तो हमारा सिविक सेंस है, ये तो हमारे मेंटालिटी है रूल फॉलो करने की। अच्छा जी, एक और खबर आपके साथ में शेयर करते हैं कि FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क सफ़र करने की जो कोशिश थी उसको नाकाम बना दिया गया। 7 मुसाफिर जो हैं उनको ऑफलोड किया। इन मुसाफिरों में जो है वो अदनान, उस्मान, आफ्ताब, मोहम्मद एजाज, अम्माद हुसैन और मुबशिर और एहतिशाम इलाही जो हैं वो शामिल हैं। मुसाफिर विजिट वीज़ा पर आज़रबाईजान जा रहे थे। जी देखिए, जो विजिट वीज़ा है हाँ। अभी FIA की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि आपने देखा ह्यूमन स्मगलिंग के इशूज़ हैं। जी, जी, फिर बिल्कुल, हम हाँ। स्लिप होते हैं, स्लिप मुराद के आप जाना कहीं है, कहीं और निकल रहे हैं, वहाँ से कहीं पे आपने लैंड किया, वहीं से आप बाय रोड निकल गए। ये वो कंसर्न है जिस पे हमें हुकूमत पाकिस्तान को दूसरी मुल्क की हुकूमतें लेटर लिख रही हैं कि ये वो लोग हैं जो कि मसाइल पैदा कर रहे हैं। फिर हम जब इनको पकड़ते हैं तो फिर इनको रिपोर्ट करना पड़ता है, तो आप इसको सख्ती करें। उसके बाद से FIA जो है वो तमाम उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, बहुत सख्ती हो गई। विजिट वीज़े पे क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, पूछते हैं। जैसे आप जा रहे हैं ना, मैं अभी तक हैरान हूँ। मेराज साहब से मेरी इतनी बहस हुई, एक जो मुसाफिर याद होगा आप, वो लाहौर से कराची आ रहा था, वो सऊदीया मतलब जद्दा चला जद्दा पहुंच गया। मतलब हैरान कुन बात यह है कि ऐसी बात, मतलब ये भी मैं भी इनसे बहस कर रहे थे, ये भी मुझसे कर रहे थे। मतलब आप सोचे ना कि एक बंदा है, आप अनाउंसमेंट होती है कि जी अब ये जहाज़ जो है 20,000 फीट की बुलंदी पे इतनी देर फ्लाइट करके यहाँ जाएगा, तो सब डेस्टिनेशन बताते हैं। वो सो रहा था, क्या कर रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे लोग जो हैं, देखें मजबूरी है, बेरोज़गारी है, सैलरी कम है, और वो अपने घर वालों को चलाने के लिए वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, चाहे लीगल वे में या इलीगल वे में। मगर हमारे यहाँ अगर आप तालीम का जो आप लेवल देखें ना, वो पढ़े लिखे कम है। वो कहाँ देखते हैं कि भाई ये गया था, देखो अब ये तो पैसा साल महीने का जो 2 लाख रुपए भेज रहा है, तो अब वो उसके दिन भर उसके दिमाग में 2 लाख रुपए। काउंसलिंग,
अब गांव देहात में हमारे यहाँ क्या है कि जो सरकारी इदारे हैं इनके लिए काउंसलिंग करने वाले इदारे मौजूद हैं, पता है आपको, हुकूमत पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के, वो सब हैं, ट्रेनिंग भी कराते हैं। अगर आपको बाहर जाना है, इनकी वेबसाइट है कि आप जाएं। लेकिन ये जो हमारे लोग हैं ना, वो किस में आते हैं, 2 नंबर। अगर जब पासपोर्ट बनाने जाएं, देखा 10 लोग खड़े हुए होंगे, एजेंट्स। तो उसी तरह एजेंट होते हैं, कहते हैं भाई मैं भिजवा दूंगा, पैसे दो और निकल जाएंगे। तो ये जो एजेंट्स माफिया से एक बार फिर, मतलब पूरे पाकिस्तान से, पूरे कराची में जो भी एजेंट माफिया से दूर है किसी भी काम में। देखें, आपको अल्लाह ताला ने आँख, नाक, कान सब दिया है, दिमाग भी दिया है, तो सोचें वो बंदा खड़ा हुआ है, आप अपना डाटा, सबसे पहली बात अपना डाटा किसी को ना दें, अपना डॉक्यूमेंट किसी को ना दें। अब सिंपल सी बात है, मेरे वालिद साहब ये कहते, बेटा जब तक पैसे तुम्हारी जेब में है ना तो तुम्हारे हैं, इनको दे दिया ना इनके हो गए, ठीक है। तो उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स में आपके पूरी फैमिली की ट्री होती है, वो आप किसी को अननोन पर्सन को आपको नहीं देना चाहिए। अगर सरकारी आप सरकारी ऑफिसर है, मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिए, मुझे प्रूफ है, आपने डाटा लेके एंट्री की और आपने मुझे करके दे दिया, आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल करेंगे फंस जाएंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है, सब हो रही है। मतलब एक रोड पे चलते हुए आदमी जिसको अननोन पर्सन को आप डॉक्यूमेंट देते हो, मुझे बाहर भेज दो, ये भेज दो, मतलब कुछ तो सोचें। एक नॉर्मल बंदा भी सोचे कि मैं, वो मुझे जानता नहीं है, बोल रहा है भाई, तो खुद चला जाए। और आपको अगर दे रहा है एजेंट, कह रहा है भाई आपको मैं भिजवा दूंगा, 2 लाख रुपए महीना कमाएंगे, वो भाई खुद चला जाए भाई, उससे पूछो ना खुद क्यों नहीं जा रहा है, वो खुद जा ही नहीं। देखें, इलीगल वे में आप किसी भी मुल्क में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप नहीं, अगर आप पकड़े गए, लोग गए हैं बाय लक, बाय चांस निकले हैं, सही, बहुत सारे आपने देखा लोग मर भी गए हैं। अब ये जब यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे तो उनका डाटा जांच हुआ, क्यों गए, क्योंकि FIA जो इमिग्रेशन है वो सवालात करती है, वहाँ जा रहे हो, कहाँ ठहरोगे, क्या करोगे, तो वो पढ़े लिखे होते नहीं है, उसको बस ये बोलते हैं भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, अजरबैजान जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, कहेगा भाई, वो पूछेगा कहाँ ठहरोगे, पैसे कितने हैं, क्या है, वो तो ब्लैंक है, उसको पता ही कुछ नहीं, उसको ये बोला, कह रहा है वो क्वेश्चंस करते हैं वो, और वो जब वो फंसता है उसको भाई बैठा लेते हैं। अब वो पूरा ग्रुप था, अब वो गरीब लोग हैं बेचारे, वो देखते हैं ना कि भाई जा रहे हैं, वो यूं एयरपोर्ट को देख रहे हैं, वो भी देख रहे होते हैं ना, FIA इमिग्रेशन, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो देख रहे हैं भाई ये ग्रुप है, साथ चल रहा है ना, वो साथ चल रहा है, तो उनको आ जाओ भाई, 7 आदमी को बुलाया और बैठो, पूछा पाछा, 7 आदमी को पकड़ लिया। बहुत ईजी है, लोग कहते हैं गरीब आदमी उसको पकड़ लिया FIA ने, इसलिए कि वो इलीगल वे में जाना चाह रहे थे। FIA वाले ऐसी नहीं है, वो तमाम डाटा लेके उसका बायोडाटा लेते हैं, कहाँ से आए, क्या हुए। अब एग्जांपल लेता हूँ, एक बंदा है पंजाब में रहता है, वो लाहौर से जा सकता था अजरबैजान, वो कराची से जा रहा है, तो शक व शुबात आते हैं ना, वो भाई तू लाहौर से क्यों नहीं जा रहा, तू मतलब वहाँ पंजाब आया, लाहौर से बाय ट्रेन या उससे आप आए कराची, और कराची से जा रहा है, तो सवाल आएगा ना भाई, तू रहता है, तेरे सही बात है, पंजाब है, कराची से क्यों जा रहा है, कराची से क्यों जा रहा है। अब वो क्या कहेगा भाई, एजेंट ने बोला, वो एजेंट तो नाम ही नहीं लेना है। तो ये है कि इस मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी, कम तनख्वाह, उसकी वजह से लोग जो है ना मजबूर होकर बाहर जाते हैं, इस तरीके से फंसते हैं। और अब जो है सख्ती इतनी हो गई है, वजीर दाखिला जो है उन्होंने इतनी सख्ती की। अभी आपको अफसोस की बात यह है कि हम लोगों ने इमिग्रेशन, हमने बैरून मुल्क नौकरी के लिए बात की थी, जर्मनी ने आपका वीज़ा बंद कर दिया इसी सब हरकतों की वजह से। इलीगल वे में आप जाते हैं, स्लिप होते हैं, आप बदनाम करते हैं पाकिस्तान को। अल्लाह खुदा के वास्ते पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं। सही बात है, जब इस तरह की खबरें सामने आती है ना, तो डेफिनेटली आपकी जो मुल्क है, हमारा जो मुल्क है, उसका ऊपर बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। कुछ लोगों की वजह से जो है बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया। अशरफ भाई हमारे शो पर आए, महराज भाई हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का, और हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें। अपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो कुछ बात कर लेते हैं अब हेल्थ इश्यूज़ की। अच्छा जी, ये जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा, वैसे तो हमारी बॉडी का हर पार्ट बड़ा ज़रूरी होता है कि उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो, वो उसकी सेहत बेहतर हो, लेकिन जो ये आपकी किडनीज़ होती है ना, अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो फिर बहुत जल्दी आपकी पूरी बॉडी जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। किडनी इश्यूज़ क्या होते हैं? किडनी स्टोन है, फिर आपका जो है वो यूटीआई इन्फेक्शन है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि स्वेलिंग है, या फिर किडनी का ख़राब हो जाना, डायलिसिस तक नौबत पहुँच जाना। ये सारी चीज़ें क्यों होती है, इस पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल हफीज़ कुरैशी साहब हैं, जो कि सरबराह हैं शोबा यूरोलॉजी में दीनदयाल हॉस्पिटल से। इसके अलावा डॉक्टर सायरा बानो हैं, जो कि होम्योपैथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अच्छा सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये जो किडनी के इश्यूज़ होते हैं, अगर इनिशियली इनके बारे में बात की जाए तो इसी तरह से स्टार्ट होते हैं कि पानी कम पीना, या फिर प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा ले लेना,
या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करना, कोई इस तरह की इनटेक आपने लेना, कोई ड्रिंक्स इस तरह के लेना जो आपकी किडनी के लिए जो है वो उसका बैड इम्पैक्ट होता है, ये स्टार्ट यहाँ से होते हैं। ज़रा थोड़ा सा बताएं कि जो कॉमन कंप्लेंट्स आती हैं वो क्या होती हैं और किडनी ख़राब क्यों होती है बेसिकली। जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात यह है कि सबा जो किडनीज़ हमारी है ना, उनका अगर हम फंक्शन देखें तो क्या है, फंक्शन ये है कि जो ब्लड को ये फ़िल्टर करती है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको फ़िल्टर करके वो यूरिन के ज़रिए निकलती हैं, तो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द किडनीज़। अब आ जाएँ तो किडनीज़ का ख़राब होना किस वजह से होता है। हमारे पास मोस्ट जो कॉमन काजेज़ अगर देखें ना, कॉमन जो असबाब होते हैं वो ब्लड प्रेशर और शुगर है। सबसे पहले तो ये देखें, जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको काफ़ी लंबे अरसे तक 10 साल 12 साल 15 साल तक अगर शुगर और ब्लड प्रेशर रहता है और वो अनकंट्रोल्ड हो, वो कंट्रोल नहीं हो, तो उसमें ये सबसे बड़ा काज है। अब आ जाते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से किडनीज अफेक्ट हो सकती हैं, जो कि आपने सवाल पूछा। उसमें अक्सर करके जो दर्द की दवाएं होती हैं उसको हम एनसेड्स कहते हैं। अक्सर करके कुछ लोगों को जोड़ों का दर्द होता है तो क्रोनिक वो दवाई ले रहे होते काफ़ी अरसे तक, तो वो जो है वो स्लोली किडनीज को डैमेज करती हैं। तो ये दो मेन रीजंस हमें देखें। हाँ, पानी का कम पीना जो है वो ऑब्वियसली अगर गर्मी ज़्यादा है और लोग जो है एसी में काम नहीं करते, जो मज़दूर लोग हैं बाहर, उनका पानी कम पीने से भी जो है ना किडनीज को फ्लो कम होता है। जब फ्लो कम होगा तो ऑब्वियसली किडनीज दे गेट डैमेज। अगर कोई सीवियरली डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स होते हैं जो पानी नहीं पीते हैं या किसी भी वजह से बॉडी से अगर पानी लूज़ हो रहा है तो उसकी वजह से भी किडनीज डैमेज हो सकती हैं। तो मेनली ये चीज़। हाँ, दूसरी बात हमने कहा कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, ऑब्वियसली इट हैज़ अफेक्ट एज वेल। तो मेनली ये रीजंस हम देखते हैं हमें अपनी क्लिनिक्स में जितने पेशेंट्स आते हैं, और ओवरऑल दुनिया में यही मेन रीजन है गुर्दे ख़राब होने का। सही। अच्छा, मैम भी हमारे साथ हैं। मैम ये बताइएगा कि यूजुअली जिस तरह से बताया सर ने कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इम्पैक्ट पड़ते हैं, किडनी ख़राब होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अब किसी की किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो गई, उसको यूरिन इन्फेक्शन है, उसको जो है वो किडनी में पथरी की शिकायत हो गई, ये इनके इंस्टेंट इलाज क्या होते हैं, इनकी अलामात क्या होती हैं, मतलब किस टाइम पर आपको जज कर लेना चाहिए, खुद से ये असेसमेंट निकाल लेनी चाहिए कि नहीं मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, आई हैव टू चेक टू द डॉक्टर, मुझे जो है वो यूरिन डीआर कराना चाहिए, मुझे कल्चर कराना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने बुलाया सबा। देखिए, दर्द जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लॉन्ग टर्म दर्द की दवाएं लेने से किडनी ख़राब होती है, लेकिन एक किडनी का अपना दर्द होता है जो कमर के थोड़ा सा साइड से शुरू होता है और आगे की तरफ रेडिएट होता है। इसके अलावा यूरिन आपका डार्क कलर का आने लगे, मूवमेंट रेडिश होना शुरू हो, तो ऐसी अलामात वो होती हैं। मुस्तकिल इन्फेक्शंस होने लगते हैं, आप पेन फील करते हो तो डेफिनेटली फीवर्स भी होते हैं उसमें, वॉमिट्स भी होते हैं। तो ऐसी सूरत जहाँ कहीं भी आपके यूरिन का कलर चेंज होता है, डार्किश की तरफ जाता है, तो इमीडिएटली आप यूरिन डीआर करा लें, ताकि आपको इमीडिएट पता चल जाता है कि आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ। नॉर्मली कराची में आपको पथरी की शिकायत बहुत ज़्यादा मिलती हैं। एक तो हमारा पानी बहुत अच्छा है, हाँ, और वो बहुत ज़्यादा हमें पथरियाँ प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये जो बॉटल्स देखें आप हर जगह खड़ी हुई हैं, ढेर के ढेर लगे हुए प्लास्टिक बॉटल, जिसमें मिनरल वाटर के नाम पे एक जहर बिक रहा है। जहर बिक रहा है। वो जहर इस तरह है कि प्लास्टिक अपना एक जहर छोड़ता है, धूप में वो बॉटल्स घूम रही होती हैं कंटेनर के अंदर जी, और आपको नहीं पता कि वो कितनी वॉश करके भरी जाती हैं। गली गली ये स्टूडियो खुल गए हैं जिसमें ये पानी भरा जाता है, उनको नहीं पता उनकी कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन बैलेंस नहीं होती। सम टाइम्स एक अनपढ़ आदमी भी भर रहा होता है वो पानी। आप देखें, वो सेट कंपोजिशन होती है, उसमें कभी कोई चीज़ ज़्यादा हो गई तो आपकी किडनी को तो उसने डैमेज कर देना है। मैं राइट डॉक्टर साहब? सही। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको लोग कंसीडर ही नहीं करते। बहुत ज़बरदस्त बात की है कि ये जो पानी है ना, मतलब जो शुरुआत है, ये शुरुआत ही पानी से हो रही है। पानी ज़िंदगी के लिए जो है ना, वही साफ़ पानी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। पानी को साफ़ पानी पीना, पानी को बॉईल करके पीना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी सी मेहनत करें, हाँ, अपने घर में पानी बॉईल करें, उसमें हाँ, थोड़ी सी एक पिटकरी का एक दफ़ा चला लें, आप सारी गंदगी एक तरफ हो जाती है। थोड़ी मेहनत नहीं होती है हमसे। अच्छा, अगर आपके साथ अगर अफोर्डेबल है, कोई अच्छी कंपनी का फिल्टर ही लगा लें, हाँ, लेकिन ये सब नहीं होता, उस बॉटल पे रिलाय होते हैं। मैं अपनी जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इतनी बॉटल्स आती हैं, मैं कितने लोगों को कन्विंस करती रहती हूँ बैठ के, जितने पेशेंट आते हैं उनको समझाते हैं कि ये जो आप ले रहे हो ना बॉटल, चाहे आप महंगे से महंगा ले रहे हो ब्रांड, आप अपने लिए जहर खरीद रहे हो, उसको मैम किस तरीके से फिल्टर किया जाए, उसको किस तरह से साफ़ किया जाए। इनफैक्ट अगर कोई बॉटल में पानी भी मंगवा रहे हैं, उनको लगता है भाई बहुत सेफ सिक्योर है और हम पानी मंगवा रहे हैं और पी रहे हैं, वो पानी किस तरह से? देखिए, वो पानी नेचुरल पानी के बराबर नहीं है, उसमें केमिकल्स डले हुए हैं। हाँ। तो आप उसको वैसे भी अगर फिल्टर भी करते हो, साफ़ भी करते हो, उबाल भी लेते हो, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन आउट है। कोशिश करें नेचुरल, अगर अवेलेबल है पानी
तो नेचुरल पानी को आप जो मीठा पानी जो हमारे घरों में आता है लाइनों में, उसको बॉईल करें, अच्छे खासा बॉईल करके उसको फिर ठंडा करने के लिए छोड़े और मलमल के कपड़े से उसको छानें। मैम जिस तरीके से बात करें ना बॉईल करें, मेरे जहन में ये सवाल आ रहे हैं कि गैस नहीं आती बॉईल कैसे करें, पानी नहीं आता तो जाहिर सी बात है बोरिंग हुई हुई है, नमकीन पानी आएगा। ये जो बातें करी ना, इन बातों के लिए भी जो है ना वो हमें वसाइल चाहिए। तो कराची वालों के तो मसले ऐसे निराले ना, मतलब देखिए मैंने ही उनको जवाब दिया है, एक आम इंसान का जवाब मैंने दिया है कि जी गैस नहीं आती घर में, फिर जो है वो हमारे यहाँ तो बोरिंग हुई हुई है, पानी नमकीन है। तो ये सारे मसाइल हैं। इन मसाइलों की वजह से ये वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिसकी वजह से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, गुर्दों की जो है वो बीमारियाँ हो रही हैं। सब हम सेहत पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, कॉम्प्रोमाइज अगर सुबह अर्ली गैस आती है आप थोड़ा सा अपनी नींद खराब कर लें, अपनी यही बात है ना। हाँ सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। थोड़ा सा वेग वाली बात है। देखिए जो सहूलियात हमें मिली हुई हैं, जैसे जब गैस आती है, जब पानी बॉयल हो सकता है, तो ये चीज़ें फिर हम लोगों को भी थोड़ी सी करनी पड़ेंगी। अच्छा सर, जिस तरह से अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को, वहीं पर जिन लोगों को पथरी होती है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से इलाज कराना चाहिए? बहुत सारे लोग जो हैं वो घर में ही सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और वो ये कहते हैं हम पानी पीते रहेंगे तो ये जो है वो मसला सॉल्व हो जाएगा। फिर इन दी एंड उनको चक्कर आते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और फिर वो जाते हैं डॉक्टर के पास और वो कहते हैं जी ये तो बिल्कुल अब बताएं क्या करना है। जी देखिए हमारी जो हम क्लिनिक्स करते हैं, हाँ। और इतने मैं 15 साल से क्लिनिक कर रहा हूँ, और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, समझिए कि 50% पेशेंट्स जो हैं, हाँ। अगर मैं डेली 50 मरीज देख रहा हूँ तो 25 मरीज जो है हमारे स्टोन वाले हैं। स्टोन डिजीज इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन यूरोलॉजी, पहले तो समझें। सही। अब हम स्टोन्स जो हैं, हम किडनी में भी स्टोन हो सकते हैं, फिर हम गुर्दे की नाली है जिसमें यूरेटर में, उसमें स्टोन हो सकते हैं, स्टोन हो सकते फिर मसाने में जो ब्लडर है उसमें स्टोन हो सकते हैं, हाँ। क्योंकि स्टोन ऊपर से किडनी से बना, यूरेटर में आया, ब्लडर में आया, तो कहीं पे भी स्टोन हो सकता है। हाँ। तो मेरी क्लिनिक में जो 50% पॉपुलेशन है वो स्टोन के साथ आती है। वही ना कॉमन हाँ, कंप्लेन बहुत कॉमन है। क्योंकि एक तो हमारे पास अगर कराची में देखो तो उसमें 11 महीने तो गर्मी है। जी बिल्कुल। स्टोन सबसे बनने की जो बड़ी वजह है ना, वो पानी का कम पीना है, डिहाइड्रेशन जिसे डिहाइड्रेशन। हाँ। ठीक है, क्योंकि हम हैं, इंडिया है, नेपाल है, एक ही लाइन में आते हैं, बांग्लादेश। जी। स्टोन बहुत ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, अब पेशेंट हमारे पास आता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई फ्लैंक पेन है जी, किडनी का दर्द हमेशा राइट या लेफ्ट साइड पे होगा, जो कि गुर्दे हमारा जो साइड है वहाँ पे दर्द होता है। राइट। पेशाब में खून आना, हाँ। पेशाब में जलन होना, हाँ। पेशाब कभी कभी अगर मसाने में पत्थर तो पेशाब का बार बार जाना, पेशाब खुल के ना आना, ये बहुत सारी अलामतें होती हैं। तो मरीज़ जब हमारे पास क्लिनिक में आता है तो ये मेन सिम्टम्स के साथ आता है। डॉक्टर साहब मुझे तो 1 महीने से दर्द चल रहा है, ऐसे मेरे 5 साल से दर्द चल रहा है। अभी 5 साल से आपने क्या किया? सर वो मैं इधर उधर जा रहा था, मैंने दिखाया, अब मैं आपके पास आया। तो ऑब्वियसली फिर हम उनको जब हिस्ट्री लेते हैं तो हमें एक आइडिया होता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके बाद हम उनकी टेस्ट कराते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड मेन होता है, पेशाब का टेस्ट है, यूरिन डीआर है, यूरिन कल्चर है, किडनी का फंक्शन करते हैं। तो फिर हम इसमें डायग्नोसिस बनती है, फिर हम उसका इलाज करते हैं। तो इसी तरह जो है हमारा मैनेजमेंट होती है, जो रीनल स्टोन्स जो होते हैं, जैसे किडनी स्टोन्स का है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चलें जी पानी कम नहीं पीना चाहिए, पानी 7-8 ग्लास पीने चाहिए, लेकिन मैंने बहुत जगहों पर बहुत सारे डॉक्टर से भी और बहुत सारे लोगों से भी ये सुना है कि बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी किडनी ख़राब हो जाती है। तो ज़रा आज ये बता दें कि पानी कितना पीना चाहिए? 8 ग्लास 10 ग्लास, मतलब किडनी की जो अपनी खुद की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है पानी बर्दाश्त करने की, उसकी अपनी सेंसिटिविटी जो है वो कितनी है पानी बर्दाश्त करने की? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। होता क्या है कि हमारे पास मरीज आते हैं ना कि डॉक्टर साहब मैं 4 लीटर पानी पी रहा हूँ। हाँ। जब 4 लीटर पानी पी रहा है तो आधे घंटे के लिए यूरिन के लिए जा रहा है। हाँ। तो देखिए ना, बॉडी की कैपेसिटी है। हाँ। तो नॉर्मली आप इतना पानी पिए, क्योंकि आजकल तो गर्मी है, तो 2 से 2.5 लीटर इवन 3 लीटर तक आप पानी पी सकते हैं अगर गर्मी ज़्यादा है। सही। ऐसा ये ग्लास कितने बने? ऑलमोस्ट तकरीबन आप अगर देखें 1 लीटर में 4 ग्लास आते हैं। 4 ग्लास तो 8 से 10 ग्लास, 12 ग्लास, 8 से 10 ग्लास, तो 12 ग्लास, ये नॉर्मल है। हाँ। अब ये है कि दूसरा हम ये कहते हैं कि आप इतना पानी पिए कि आपका यूरिन का कलर जो है ना वो पानी जैसा हो। अक्सर करके पेशेंट आते हैं ना कि डॉक्टर साहब मेरा कलर जो है ना वो येलो है। हाँ। तो इसका मकसद है वो पानी कम पी रहा है, पानी कम, इसलिए वो डार्क कलर है। गर्मियों में यूरिन डार्क हो जाता है। हाँ। सर्दियों में आप देखें पानी की तरह होता है। हाँ। क्योंकि बॉडी से जो पानी निकलता है वो पसीने की शक्ल में, हाँ। हम सांस लेते उससे निकलता है। हाँ। तो गर्मी में यूजुअली यूरिन का कलर येलो होता है। हाँ। तो ऐसा कलर हो कि पानी जैसा हो, तो इट मींस आपका हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर है। हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर है। सही। ये बेसिकली रफली आइडिया है। अच्छा, ये रफली आइडिया है। सही। ये अच्छा, यानी कि वो आप कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब आपने 8 से 12 ग्लास इज़ फाइन, ये 8 से 12 ग्लास जो है वो आपने एक साथ 4 घंटे में नहीं पीने हैं। मैंने बहुत सारी इस तरह की जो है ना वो ब्यूटिशंस भी देखी हैं, बहुत सारी इस तरह की जो है वो कहना चाहिए जो रेमेडी बता रहे होते हैं स्पेशलिस्ट, वो भी देखी हैं, बहुत हर्बलिस्ट भी मैंने देखे हैं इस तरह से, और बहुत सारे लोग पानी के हवाले से ये बता रहे होते हैं कि पानी बहुत पिएं, पानी बहुत पिएं।
पानी उतना ही पिएं जितनी आपकी Divide करें। किडनी बर्दाश्त कर करें। सकती है। Divide करें। 4 घंटे में आप मैक्सिमम 2 ग्लास या 3 ग्लास पी लें, वो भी अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा कर लें। लोग क्या करते हैं मैम कि 1 घंटे में 2-2 बॉटल्स वो पानी की पी रहे होते हैं। इन दी एंड उसके बाद क्या होता है कि उनकी किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अपनी किडनी को उसके जो इंटेंसिटी नहीं है उससे ज़्यादा काम दे रहे हैं। सबा हमें इसके लिए तो दीन ने बहुत अच्छी बात बताई है, जी। खाने से पहले 1 गिलास पी लें हाँ। पानी, खाने के दौरान अगर ले सकते हैं तो, वरना खाने के बाद ना पिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि खाने से पहले जो आप 1 गिलास ले लें, फिर बीच में जब आप खाना खा रहे हो तो थोड़ा सा आप पानी पी सकते हैं। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, वापस आएंगे फिर इस डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब, बात हो रही है किडनी डिजीज़ की, और हम ये बात कर रहे थे कि ऑलमोस्ट जो लोग बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं उनकी किडनीज भी ख़राब हो जाती हैं। तो आपने मयाना रबी इख्तियार करनी है और पानी जो है वो बैलेंस करके पीना है। मैक्सिमम 12 ग्लास या फिर मिनिमम 8 ग्लास, ये आपने जो है वो अपनी इंटेक रखनी है, वाटर इंटेक। अच्छा, ये बताएं सर कि मज़ीद और क्या, एक तो हमने स्टोन की बात कर ली कि वो होता है और उसका फिर इलाज आपने बताया, इसके अलावा और क्या क्या डिजीज़ होती हैं किडनी में? कुछ लोगों को खून आता है यूरिन से, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो जलन फील हो रही होती है, उनको बहुत शदीद इन्फेक्शन होता है कि वो तड़प रहे होते हैं। ये किस वजह से होता है और इसका इंस्टेंट इलाज क्या है? देखें सबा, पेशाब में खून आना, पहले तो ये समझें, हाँ। इसको हम हेमेचूरिया कहते हैं सही। अपनी मेडिकल लैंग्वेज। हाँ, पेशाब में खून आना जो अलामत है वो सबसे ख़तरनाक है। मैं तो सबको, मैं अपनी अवेयरनेस करता हूँ अच्छा, कि हाँ, पेशाब में खून आए, यू हैव टू रश, आपको जाना है डॉक्टर से मिले जाके स्पेशली Okay. यूरोलॉजिस्ट से मिले। सही। देखिए, पेशाब में खून आने का जो रीज़न है, अगर हम 3-4 बड़े बड़े रीज़न देखें तो किडनी में कोई भी प्रॉब्लम होगा, खुदा न खास्ता किडनी का कैंसर है, ओह गॉड, इवन गुर्दे की नाली का कैंसर है, हाँ। मसाने का कैंसर है, उसमें खून आएगा सबसे पहले बोलते हैं। नंबर 2 हम देखें कि किसी को खुदा न खास्ता अगर स्टोन्स भी हैं, पत्थर इरिटेट करेंगे गुर्दे में तो पेशाब में खून आ सकता है, दर्द तो हो गया लेकिन खून आएगा। देन थर्ड थिंग ये है कि अगर इन्फेक्शन है, जो आपने कहा ना जलन है, उसमें भी मैंने बहुत देखा है कि पेशेंट को खून आता है। तो 3 बड़े रीजंस हैं जिसमें कैंसर है, स्टोन्स है एंड इन्फेक्शन है। तो ये तीनों आम चीज़ नहीं है, दे आर आम वेरी चीज़ डेंजरस, नहीं, हाँ, वेरी सही, डेंजरस। हाँ। तो कैंसर को जितना अर्ली पिक करेंगे आप अर्ली ट्रीट कर सकते हैं और आपका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, सही। आउटकम अच्छा मिलेगा। सही, स्टोन्स हैं, स्टोन्स आहिस्ता आहिस्ता किडनी को डैमेज करते रहेंगे, हाँ, तो स्टोन्स को बिल्कुल अर्ली सही। ट्रीट करें। हाँ। नंबर 3 इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इंसान की ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही पैथेटिक कर देता है, हाँ। तो बेचारा बैठ ही नहीं सकता, हाँ। इतना दर्द, इतना फीवर, इतनी जलन, बार बार आना पेशाब का। ये 3 मेन चीज़ें होती है और हम इनको इस तरह हमने हिस्ट्री लेते हैं जैसे हाँ, मैंने आपको बताया, सही। फिर लैब्स करते हैं, फिर हम डायग्नोस करते हैं। तो ये मेन अच्छा सर, ये क्यों रिपीट क्यों होता है ये कि किसी को यूटीआई हुआ, वो ठीक हुआ, फिर उसके बाद उसका वो रिवर्सल इफेक्ट क्यों होता है? ये कहते हैं कि ये ज़रूर रिपीट होता है, इसकी क्या रीज़न है? देखें, इसके 2 बड़े रीजन हैं। हाँ। या तो जो एंटीबायोटिक्स है हमने जो देते हैं बेसिकली जी, इन्फेक्शन जी। जरासीम की वजह से होता है, हाँ। या तो वो प्रॉपर नहीं ली गई, अच्छा, आपने डोज आधा ले लिया फारिज में। मैं कहता हूँ हम सिंपल, मैं हाँ। दवाई बताऊँ कि हम मतलब simple- 7 दिन खानी थी तो आपने 5 5 दिन खा दिन लिया खा के आपने कहा ओके हाँ, बस अब ठीक मैं है, ठीक I'm हो गया fine, हूँ। yes, एक तो ये हाँ। इम्प्रॉपर डोज। नंबर 2 हमारे डॉक्टर्स भी कभी कभी जो है ना वो डोज कभी प्रॉपर नहीं देते, ये भी बात है क्योंकि मैंने देखा है। हाँ, ठीक है, तो ये 2 बड़े रीजंस हैं। एंड नंबर 3 ये कि इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट। एक पेशेंट जो ऑलरेडी डायबिटिक है या ऑलरेडी कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, माना उसकी इम्यूनिटी हाँ, कम है, मुदाफ़त हाँ, कम है, हाँ। तो उसको बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये 2 बड़े रीजंस हैं। तो हाँ। हमें ये इवेल्यूएट करना होता है कि भाई आपने दवाई प्रॉपर ली है, एक तो ये देख लेते हैं। जी, अगर दवाई प्रॉपर ली है तो फिर हम देखते हैं बार बार क्यों हो रहा है, सही। कोई ना कोई रीज़न होगा। हाँ, तो उसमें या तो ब्लडर एम्प्टी नहीं कर रहा, या कोई स्टोन पड़ा हुआ है, या ऐसी हाँ। कोई चीज़ है जो कि उसको बार बार इन्फेक्शन कर रही है, हाँ, तो हम उसको इवेल्यूएट करते हैं। सही, ये बार बार होने का ये रीज़न है। सही। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँगी जी, एक जी, चीज़, बिल्कुल। जो ये हम जंक फूड खाते हैं, हाँ। दा ड्रिंक्स लेते हैं, जी। ये चीज़ें भी तो बहुत सारी मैटर कर रही होती है ना। आपकी चीज़ ठीक हुई लेकिन आपने अपना डाइट पैटर्न, अपना स्लीपिंग पैटर्न जो सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी। बॉडी की रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जितनी स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अब एक नया सिलसिला चला है, तो हम तो शादी में भी आधी रात को वो खिलाते हैं जो जहर खिला रहे होते हैं। आधी रात को खाना खाना जहर है। सही, आपको अच्छा। दीन में भी बताया गया है कि मगरिब के बाद खाना खाएं और इशा के बाद सो जाएं। क्यों जाए भाई? ये तो एक मैम ट्रेंड है आजकल के, आप रात में ट्रेंड पे नेटफ्लिक्स चलेंगे तो फिर देखेंगे और बीमारियां फिर भी पालेंगे। पिज्जा ऑर्डर करेंगे और फिर पिज्जे वाला आएगा इतनी देर में, जो एक्साइटिंग मूवी, ये तो यकीन करें, ये और तो खुद यकीन मेरी करें, अपनी ये रूटीन है और midnight मैं deals जो है ना, इन्होंने पिज्जा दिया ऑर्डर है। करके मूवी लगाती हूँ। नहीं, ये मिडनाइट देखिए,
वंस इन अ ब्लू मून या वंस इन अ मंथ 15 डेज में आप एक चैट कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको हैबिट बनाएंगे, मुझे बताएं, आप गाड़ी चलाती हैं, गाड़ी गर्म होती है तो आप उसमें रेडिएटर में पानी चेक करती हैं ना पहले कि वो सही है कि मैं नहीं। वैसे ड्राइव नहीं तो करती, ना लेकिन करें, तो आपको इतना तो लेकिन पता होगा। यूजुअली जो ड्राइव करते मैं हैं वो इसकी रेडिएटर मिसाल में पानी अपनी बॉडी से जरूर देती चेक हूँ कि करते हैं। अल्लाह ताला ने बॉडी में ऐसा सिस्टम रखा है कि रात को अगर आप सोएंगे नहीं तो आपकी बॉडी रिपेयर में जो दिन भर, अच्छा आपकी बॉडी बंद नहीं होती है, दिल आपका चलता रहता है, फेफड़े आपके सांस लेते रहते हैं, राइट? हाँ, हर चीज आपकी काम कर रही है, तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए अल्लाह ताला ने स्लीप पैटर्न रखा है, स्लीप पैटर्न, और वो हम सही नहीं ले रहे। सही। जो लोग नींद सही नहीं लेते ना, उनको भी किडनी की प्रॉब्लम होती है, और हर बहुत तरह की ज़्यादा, प्रॉब्लम हाँ। और वो ये होता है कि उनको जो ये प्रॉब्लम शुरू होती है ना, पहले उनको एंजाइटी शुरू होती है, क्योंकि एंजाइटी से ही फिर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो फिर वो गुर्दों पे इफेक्ट करता है। सर, ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि स्ट्रेस की वजह से सबसे पहले जो डैमेज होती है ना कोई चीज़, वो आपकी किडनी होती है। ये किस हद तक ठीक है ये बात? देखिए सबा, हमेशा मैं बात ये करता हूँ कि जो स्ट्रेस है ना, वो बॉडी में ना आपके हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कार्टिसोल है, एड्रेनलिन्स हैं, हाँ, ठीक है ना, स्ट्रेस में रिलीज, स्ट्रेस हार्मोन्स कहलाते हैं। हाँ। ऑब्वियसली इट हैज इफेक्ट्स ऑफ योर ऑल बॉडी, किडनी पे इफेक्ट होगा, आपके हार्ट पे। हमें स्ट्रेस में एंजाइटी, हमारा दिल जोर जोर से धड़कता है, हमें नींद नहीं आती, बेसिकली मेंटल हम डिस्टर्ब रहते हैं। किडनीज पे भी ऑब्वियसली स्ट्रेस हार्मोन्स है, किडनीज पे इफेक्ट करते हैं, हार्ट पे इफेक्ट करते हैं, आपके इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है, आंतों पे इफेक्ट करता है, आंतों पे इफेक्ट करते हैं। तो एंजाइटी वाले पेशेंट कहते हैं यार मैं बार-बार वॉशरूम में जा रहा हूँ, तो ये भी एक पैटर्न होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, जिसको एंजाइटी होती है वो मैं क्या हो गया भाई, मैं तो बार-बार वॉशरूम जा रहा हूँ, हाँ, ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा ओवर ईटिंग, बॉडी जो है ना स्ट्रेस हार्मोन में रिएक्शन करती है। हाँ, तो ये भी चीज़ें हैं ऑब्वियसली। सही। ये जो जितनी सारी ये बातें करें ना, ये वो कॉजेज़ हैं जो कि अगर पता चल जाए तो लोग अपनी लाइफ में बेहतरी ला सकते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, और किडनी की सेहत को बेहतर बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अब कंक्लूजन क्या है, लोगों को क्या लाइफस्टाइल रखना चाहिए, लोगों को किस तरीके से अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए कि वो किडनी के इतने सिवियर डिजीज़ तक पहुँचे ही नहीं? मैं तो एक ही बात कहती हूँ हाँ। अपने पेशेंट्स को, और सबको समझाती हूँ, और आपके चैनल के तवज्जो से भी जी, जी। दीन को फॉलो करें, सादा ग़िज़ा पे आएँ, हाँ। नेचर से करीब चले जाएं, आर्टिफिशियल लाइफ से दूर हो जाएं। जितना अच्छा आप आराम करेंगे, जितना अच्छी आप डाइट लेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना हसद से और कीने से दूर रहेंगे, आप यकीन जाने आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने अगर स्ट्रेस दूर करना है ना तो डिजिटल डिटॉक्स करना है, और अगर आपने स्ट्रेस दूर करना है ना तो लोगों को देख के हसद करना छोड़ दें, आपका आधे से ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कंक्लूजन? हाँ, बस वही है डॉक्टर साहब की बात कि सादा खाएं। हाँ, ऑब्वियसली जो फास्ट फूड्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं ना, ये ऑब्वियसली दे आर स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड में केमिकल्स होते हैं, सारी चीज़ें। कोशिश करें सादा खाएं, तली हुई चीज़ें, जो बाहर की चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसको अवॉइड करें। अब इस खाने का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपकी पूरी बॉडी पे, तो अच्छा खाएं, सादा खाएं, बिल्कुल 100% राइट, कि फिर सेहतमंद भी रहेंगे। हाँ, ठीक है ना, सही। तो ये आखिरी जो है वर्ड्स है मेरे। सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे शो पर आए, और मैम भी हमारे शो पर आई। शो में हम वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि जो विरासत के मसाइल होते हैं वो क्या होते हैं, और बहुत सारे लोग अपना ही हक मांगने के लिए जो है वो इतना ख्वार हो रहे होते हैं, इतना परेशान हो रहे होते हैं, तो उनके लिए सही तरीका क्या है कि वो कहाँ और कैसे अपना जो हक है वो मांग सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं इश्यूज़ के, जो कि विरासत के इश्यूज़ होते हैं, प्रॉपर्टी के मसाइल होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ख़वातीन ही पीछे रह जाती हैं, और वो अपना हिस्सा या हक मांग रही होती हैं, और वो हिस्सा या हक उनको मांगना पड़ता है जो जेन्युइनली उनका अपना हक होता है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आमिर भाई ने, और हमारे साथ जो हैं वो मैम मौजूद हैं, ताहिरा बानो, जो कि माहिर तालीम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा मैम, आपसे स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ विरासत के इतने मसाइल होते हैं, जबकि हम जिस दीन से बिलोंग करते हैं हमें पता है कि सिला रहमी, जस्टिस और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, अगर हम उनको साथ लेके चलेंगे तो कोई भी मसला नहीं होगा। लेकिन आप देखें कि सिर्फ इंसाफ ना करने की वजह से, सिर्फ जो रूल है उसको फॉलो ना करने की वजह से, सिर्फ लालच की वजह से ये मसाइल इतने बढ़ जाते हैं कि दुश्मनियाँ जो हैं वो एक दूसरे के जान पे बनाती हैं, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनका शायद इतना ज़र्फ़ नहीं होता कि वो इंसाफ कर सकें, उनका इतना ज़र्फ़ नहीं हो सकता कि वो किसी की ली हुई चीज़ वापस कर सकें, उनका ज़र्फ़ ही नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, जिस तरह से सबा दूसरे क्रिमिनल ऑफेंसेस का जो है जिक्र कुरान में है,
उस तरीके से ना इसकी कोई पनिशमेंट रिगार्ड नहीं की। जैसे सूरह फजर और सूरह आपके निसा में क्लियरली है कि अगर आप किसी को डिप्राइव कर रहे हैं उसके हक से, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने मेदों को हेल फायर से भर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये क्लियर इंडिकेशन दिया है कि ये ऑफेंस है। हाँ। तो अब अगर हम उसको अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हमें ये पता है कि हमें ये करना नहीं है। हाँ। लेकिन बात ये है कि अभी उसी को रिफ्लेक्ट करके जब हमने इस केस को अपनी ज़िंदगी में लेके आए, तो ऐसे मामलात को हमने सिविल कोर्ट्स में दे दिया। अच्छा, सिविल ऑफेंसेस की कोई सज़ा नहीं होती है। हाँ। लेकिन रिसेंटली सब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो कि लोगों को नहीं पता है कि इसकी भी अब सज़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर कर दी है। That's really great. That's really great. लेकिन मसाइल यही है कि हमको इग्नोरेंस है, हमको पता नहीं है। हम एज अ एजुकेटर भी अपने बच्चों को ये बताते नहीं कि देखो ये तुम्हारे राइट्स हैं। अगर तुम फीमेल हो या विक्टिम हो, या तुम किसी विक्टिमाइज किसी को कर रहे हो, तो ये चीज़ें तुम्हारे खिलाफ भी जा सकती हैं और ये चीज़ें तुम्हारे फेवर में भी जा सकती हैं। सही। तो अगेन यही बात है कि हमको एजुकेट करने की ज़रूरत है अपनी ख़वातीन को, अपने इर्द गिर्द लोगों को, कि ताकि वो अपने राइट्स के लिए खड़े हों, वो अपने राइट्स के लिए जो है वो खड़े हों। आमिर भाई, आप इस पे क्या बताना चाहेंगे, किस तरह के केसेस आ रहे हैं विरासत से रिलेटेड, और क्या अभी जो है ना रिसेंट लोग आपसे, आपके पास क्लाइंट आके कहते हैं कि जी हमें ये प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी से रिलेटेड? देखिए, विरासत का इशू जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए अगर हम कुरानिक आयत देखें तो उसमें सूरह निसा आयत नंबर 4 से 11 जो है उसमें विरासत की तकसीम दी गई है। अगर सन है तो उसको डबल है, मेल चाइल्ड है तो उसको डबल है, अगर फीमेल है तो उसको सिंगल है। इसी तरीके से अगर हस्बैंड किसी के फौत हो जाते हैं तो वाइफ का क्या शेयर होगा, अगर बच्चे नहीं हैं तो वो 1/4 हिस्सा क्लेम कर सकती हैं, और अगर बच्चे हैं तो 1/8 क्लेम करेंगी। तो विरासत का जो कुरान में हर चीज़ को वाज़िया कर दिया हुआ है, और उसी को ही देख के लॉ भी उसी को देख के बना है। देखिए, लोगों को पहले तो 2011 में जो फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा 498 पीपीसी में ऐड किया है। 498 पीपीसी में जो ऐड किया है उसमें यह है कि कोई भी खातून जिसको डिप्राइव किया जाता है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी पे, वो एफआईआर भी लॉन्च करवा सकती है। इवन उसमें 5 साल से 10 साल सज़ा है, उसमें 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माना है, और ये सज़ाएँ भी मिलती हैं। और एफआईआर डायरेक्टली पुलिस स्टेशन से भी कट सकती है, और डायरेक्टली अगर 498 जो कंसर्न जुडिशल मजिस्ट्रेट है, आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं थोड़ी अवेयरनेस देना चाहता हूँ ख़वातीन को कि वो अपने हिस्से के लिए क्या कर सकती हैं। वो एक इस्तखासा 498A, वही कंसर्न मजिस्ट्रेट जो उस इलाके का है जहाँ वो प्रॉपर्टी लाए करती है, वहाँ वो फाइल कर सकती है उस मजिस्ट्रेट के पास, और वो उस पर कॉग्निजेंस लेके उनको बुलवा सकता है, उस पर लोकल कमीशन रिपोर्ट मंगवा सकता है, किसी को नाजिर को अपॉइंट कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की है तो इनको शेयर क्यों नहीं मिला। सेकंड इसमें रेमेडी ये है कि इन एक लॉ और 2020 का आया है, द वुमेन इन्फोर्समेंट एक्ट 2020। उसमें ये है कि उसमें तो और ज़्यादा सिर्फ एक एप्लीकेशन पे काम हो रहा है। आप मौसम आला के पास सेक्शन 3 और 4 में एक एप्लीकेशन देंगे कि जी ये मेरी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, मेरे भाई या मेरे जो फादर हैं, मेरी मदर के बाद मुझे जो हिस्सा नहीं दे रहे, तो मुझे ये हिस्सा दिलवाया जाए। उस पर वो लोकल कमीशन मुकर्रर करेंगे, उस पर वो प्रॉपर ऑर्डर पास करेंगे एक एप्लीकेशन पे। तो तीसरी रेमेडी जो है वो सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, वो थोड़ी लेंथी लंबी रेमेडी है। तो ये 3 रेमेडीज़ जो हैं ये हम अवेल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि जैसे एक किसी हस्बैंड की डेथ होती है और उनकी लीगल हेयर्स हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बेवा भी है, बच्चियाँ भी हैं, तो इसी तरीके से अगर ये है तो बच्चों को डबल जाएगा, फीमेल चाइल्ड है तो उसको सिंगल जाएगा, विडो है तो उसको 1/8 जाएगा, अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/4 जाएगा। तो ये रेशो जो लिया गया है ये सूरह निसा आयत नंबर 4 से 11 और 4 से 12। अगर आप लोग नहीं लॉ को देखना चाहते तो कुरान खोल लें, आयत 4 सूरह निसा 4 से 11 को पढ़ लें और 4 से 12 को पढ़ लें। उसमें तमाम जो मेल चाइल्ड के, फीमेल चाइल्ड के, विडोर के तमाम उसमें जो है वो दिए गए हैं। एक सेटल दिया गया है कि कौन कितना शेयर कैसे लेगा, कौन कितना शेयर कैसे लेगा। और जैसे आमिर भाई, आपके पास जो कंप्लेन आती है, आपके पास जो क्लाइंट आते हैं,
ज़्यादातर ये तो आपने बता दिया कि किस हिसाब से है, लेकिन आपके पास जो क्लाइंट आते हैं प्लेन लेकर आते हैं, क्या हो रहा होता है ख़वातीन के साथ? उनके भाई नहीं उनको हक दे रहे होते या क्या इश्यूज़ होते हैं? देखिए, फादर और मदर के फोर्थ होने के बाद अगर जिसके नाम प्रॉपर्टी स्टैंड करती है तो लीगल एयर्स ये करते हैं कि फेक विल बना लेते हैं, अच्छा, फेक एग्रीमेंट बना लेते हैं, सिर्फ क्या कहते हैं औरतों को डिप्राइव करने के लिए उनके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से। फेक जी वो तो वालिद साहब अपनी ज़िंदगी में फलाने आदमी को बेच गए थे, या अपनी ज़िंदगी में ये मुझे ओरल गिफ्ट दे गए थे और मैंने एक्सेप्टेंस किया, क्योंकि रह तो सारे जॉइंट ही रह रहे होते हैं। तो बात ये है कि इस तरीके को कोर्ट बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते हैं और कोर्ट जो है वो इसके लिए इसी वजह से 2011 में 498A PPC को ऐड किया गया ताकि लोगों में डेटरेंस आए, भाइयों में डेटरेंस आए। क्योंकि भाई आपने देखा होगा ये तो कुछ थोड़ा सा माशरा हमारा मॉडर्नाइज हो गया है। बहुत पहले तो कुछ अगर हम पीछे देखें तो कुछ सदियों में बहनों को हक दिया ही नहीं जाता था। वो कहते थे बहनों का हक नहीं है, उनकी शादी कर देंगे, वो उनका शौहर जाने वो जाने, उनको जायदाद से कोई हक नहीं है। तो इसीलिए ये 498 PPC ऐड किया गया कि अगर आप किसी की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से उसको डिप्राइव करते हैं तो उसमें आप जेल भी जा सकते हैं, उसमें आपके खिलाफ FIR भी लॉन्च हो सकती है, उसमें आप पर जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी अगर औलाद को नहीं मिली, यानी कि माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी में ही किसी भी वजह से औलाद को नहीं दिया और फिर बाद में जो है औलाद ने क्लेम किया, तो उसके लिए क्या होगा ये जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो विरासत के मसाइल की बात हो रही है कि ख़वातीन को डिप्राइव कर दिया जाता है और उनको उनका हक़ नहीं दिया जाता। और बहुत अच्छी बात कह रहे थे आमिर भाई कि पहले ये होता था कि उनकी शादियां कर देते और कहते थे कि भाई अब इनका कोई हक़ नहीं है और हमने तो इनकी शादी कर दी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस तरीके से कवानीन बन रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस आ रही है, तो लोग भी जो है इस मामले में कुछ बेहतर होते जा रहे हैं, कुछ लोग इस तरह से हैं। अच्छा, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि अपनी ज़िंदगी में वालिदैन ने ही औलाद को बेदखल कर दिया, ये सोच के कि भाई उनके पास एक आधा घर है और वो उनकी और उनकी औलाद के लिए काफ़ी है, और बाकी जो है उनके बहन भाई जो हैं उनके पास घर नहीं है, तो उन्होंने बहन भाइयों को घर दे दिया। सम टाइम्स मतलब उनको फिर ये रियलाइज़ हुआ कि ये उनसे गलती हो गई और उन्होंने गलत लोगों को गलत चीज़ दे दी। मतलब उनको ये उनकी औलाद का ही हक़ था और उनको औलाद को ही देना चाहिए था। इसके अगेंस्ट वो उनको कोई और चीज़ कर सकते थे, किसी और तरह उनकी मदद कर सकते थे। अब वो किस तरीके से उनकी औलाद, अब वो तो नहीं है, अब उनकी औलाद जो है वो क्या करे? देखिए, और जो लेने वाले लोग हैं वो भी माशाल्लाह वो कहते हैं ये तो हमारा ही हक था, इस पे तो हमारा ही हक बनता था, ये तो हम देंगे ही नहीं वापस, क्योंकि आपके वाले साहब तो देके चले गए, अब आपने जो करना है वो कर लें। देखिए, जो है ना वो इनहेरिटेंस स्टार्ट होती है मरने के बाद। हाँ, जिसके नाम प्रॉपर्टी है डिसीज्ड की, उसकी डेथ होती है, उसके बाद वरासत खुलती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स होता है। सही। इसी तरीके से अगर सारे लीगल एयर्स एक पेज पर हैं, हाँ, तो सक्सेशन फाइल करते हैं जिसमें किसी एक को पिटिशनर बना देते हैं। हाँ, और तमाम लीगल एयर्स उसकी फेवर में नो ऑब्जेक्शन दे देते हैं। जैसे एक बेवा है, हाँ, बच्चे हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो बच्चे जो है माँ की फेवर में नो ऑब्जेक्शन दे देते हैं। हाँ, अगर एडल्ट है, हाँ, कि जी सक्सेशन माँ को ग्रांट कर दिया जाए, माँ जो है वो सक्सेशन लेने के बाद उसको मुटेशन कर देती है। अच्छा, आपने क्वेश्चन की कि वो अपनी जिंदगी में उनको देख के चले, सारे एक पेज पर नहीं है ना। हाँ। जिनको मिल गया वो तो लालच में पागल हुए हैं ना, वो कह रहे हैं हमारे तो हाथ इतनी बड़ी चीज आ गई है। देखिए, भाई किसी के माँ बाप से गलती हो गई तो बाकी तो गुम हो जाएंगे ना, बाकी तो नजर भी नहीं आएंगे वहाँ। देखिए, जो प्रॉपर्टी का ऑनर था वो अगर अपनी, कानून जो कहता है, जो प्रॉपर्टी का ऑनर था अगर वो अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को नहीं देके गया, वो किसी के नाम सेल डीड कर देता है या गिफ्ट कर देता है या कोई ऐसा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर देता है, और वो जो है वो कंप्लीशन तमाम इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद उनके मरने के बाद बच्चे क्लेम करेंगे जी ये हमारी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी है, तो कानून में वो इनहेरिटेंस नहीं आती। सही। इनहेरिटेंस स्टार्ट ही मरने के बाद होती है। हाँ, ये है कि अगर उन्होंने किसी के नाम, भाइयों के नाम ले ली, प्रॉपर्टी ले ली, तो वो जिंदा हैं तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन का केस कर सकते हैं कि जी ठीक है हमने इनके नाम पर लिए थे लेकिन मेरे पास मनी ट्रेल है, ये प्रॉपर्टी मैंने अपने उनसे खरीदी थी, ये मेरे इसमें पैसे इन्वेस्ट है, मेरे पास मनी ट्रेल है, मेरे पास एग्रीमेंट है, मैंने ठीक है कुछ मसले मसाइल थे, मैं पाकिस्तान में नहीं था, आउट ऑफ पाकिस्तान था, इस वजह से मैंने अपने भाई के नाम
प्रॉपर्टी ले ली, अब भाई जो है उसको दे नहीं रहा, तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन में जा सकते हैं। सही। मगर उसके लिए आपके पास मनी ट्रेल और अगर मनी ट्रेल ना हो, कुछ इस तरह के एविडेंसेस हों कि वो मतलब बाकी लोगों को गवाह बना के बता सकते हो कि भाई ये तो आपके सामने की बात है कि मैंने ली थी, तो फिर तो बिल्कुल उनके पास, देखिए आजकल डिजिटलाइज ज़माना है, जो भी होता है उसमें एक लेन देन में भी अब चलेंगे इस तरह से हो गया कि आपने बहुत अच्छा क्लियर किया कि मनी ट्रेल होनी चाहिए, उससे फिर वो आगे चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अब जो वालदैन है वो नहीं है, अब उनके बाद जो औलाद ने इनहेरिटेंस का केस किया वो तो होगा नहीं क्योंकि उनके नाम हो गया। अब अगर औलाद मनी ट्रेल दे देती है और वो कहती है कि जी हमारे फादर से ये गलती हुई थी या ये हुआ था या ज़िंदगी में जो है उनका दिमाग इस तरह से था या कोई और इशूज़ थे या जो भी इशूज़ थे, तो उसके ऊपर होगा केस? जी बिल्कुल, उसके लिए भी कर सकते हैं, मगर वो प्रूफ करना बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि एक देखें, जैसे मेडिसिन की एक लिमिटेशन होती है, इसी तरह केसेस दाखिल करने की भी एक लिमिटेशन होती है। सही। ऐसा नहीं कि कब 50 साल बाद उठे आप केस कर दें, तो ऐसा नहीं है। सही। देखिए इसी तरह कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का केस जाए तो उसके लिए 3 इयर्स है। सही। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपकी नॉलेज में क्यों, आप वालिदैन आपके साथ रहते थे, आपके साथ रहते उन्होंने एग्जीक्यूशन की, उन्होंने सेल डीड किसी के नाम ट्रांसफर किया, उनके मरने के बाद आपको याद आया कि जी ये हमारी इनहेरिटेंस में आती है, तो उस टाइम व्हाई यू रिमेन साइलेंट, तो इट मींस लिमिटेशन है। उसमें लिमिटेशन एक्ट 1908 आता है, उसमें आपको लिमिटेशन में ला के केस को या तो नॉलेज नहीं थी, तो फिर उसको साबित करना पड़ता कोर्ट में कि जी मुझे नॉलेज ही नहीं थी, मेरे पेरेंट्स ने ये कर दिया तो मुझे बाद में नॉलेज आया। तो उसके लिए भी ये नहीं कि जब मर्जी केस दाखिल किया जाए, लिमिटेशन है, कानून में एक लिमिटेशन है केसेस के हवाले से, तो वो आप लिमिटेशन में ही कर सकते हैं। चलिए जी, लिमिटेशन में कर सकते हैं। मैम, ये जो औरतों के हुकूक हैं या पेरेंट्स के रवैये हैं, ऐसे क्यों होते हैं कि पेरेंट्स को भी ये पता नहीं हम क्या कर रहे हैं और ये कितना गलत है? मतलब पेरेंट्स को ये क्यों नहीं पता होता कि वो अपनी ज़िंदगी में ही अगर औलाद का हिस्सा, बेटी का हिस्सा, भाई का हिस्सा ज़िंदगी में ही अगर डिफ़ाइन कर दें कि भाई ये होगा मेरे चले जाने के बाद, तो इससे बहुत सारे झगड़े और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी? अच्छा, जेंडर बायसनेस की हम डिनाई नहीं कर सकते किसी सूरत भी। लाख भी हम बोलें कि हम बेटी की पैदाइश पे खुश हैं, लेकिन बहुत सारे खानदान ऐसे हैं कि जो बेटी की पैदाइश पे इतने खुश नहीं होते, तो इसीलिए वो ओपनली, अपेरेंटली, ब्लेटेंटली ये बात को बताते नहीं है कि ये तुम्हारा शेयर है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम इसीलिए क्रिएट होते हैं क्योंकि अगर अपने लाइफ में अगर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, अगर इस्लामी जो आमिर साहब ने बताया कि हम वो जो हमारा प्रोपोर्शन डिटर्मिन किया गया है उस हमसे डिवाइड कर दें, तो आई थिंक कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और कोई वही बहन भाई जो ज़िंदगी भर मिलजुल के रहेंगे उनमें कोई तफरक़ा नहीं होगा। मसला वही बात है कि जेंडर बायसनेस, लड़की को इतनी वो नहीं दी जाती है, अहमियत नहीं दी जाती, ख़ासतौर पर जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, अब वो अपने शौहर की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, उस तरीके से वो शौहर ये समझ रहा होता है कि ये खातून जाएगी अपना हिस्सा लेके आएगी, तो उस खातून पे तो प्रेशर उधर से भी होता है और घर की तरफ से भी उसके साथ इंसाफी होती है। तो अगेन इस बात की अवेयरनेस देनी चाहिए और इस्लामिक लॉज को इन्फोर्स करना चाहिए। चलिए जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं आमिर भाई से करने लगी हूँ। आमिर भाई, इस तरह के जो बड़े सारे केसेस आते हैं कि किसी ने किसी की जायदाद पे कब्जा कर लिया और किसी के पेरेंट्स से गलती हो गई, तो लोगों ने कहा जी ठीक है, अभी आपके माँ बाप ने गलती की तो हमारा क्या कसूर है, अब आप भुगते हैं, हमारे पास तो जायदाद आ गई, हम तो मज़े करेंगे। ऐसे लोगों के साथ इन दी एंड फ्यूचर में जाके आपके पास ऐसे लोगों के केसेस भी आते होंगे जो कब्जे की जायदाद करके बैठे होते हैं और बड़ा खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ऐसे लोगों की इन दी एंड जायदाद के मसले बाद में निकलते हैं और इनके अपने साथ ही वही हो रहा होता है जो ये कुछ बाकी लोगों के साथ कर रहे होते हैं। तो ये जितनी भी कब्जे वाली जायदाद होती है या किसी के घर पे कब्जा कर लेना, किसी असल वारिस की जो है वो विरासत पे कब्जा कर लेना, इन दी एंड ऐसे लोगों की क्या केसेस आपके पास आते हैं? देखिए ये कब्जे वाली जायदादें जो हैं, क्या वाकई ऐसी चली जाती हैं इनके पास? नहीं, कब्जे वाली जायदाद भी है। अगर किसी ने कब्जा कर लिया, इलीगली कब्जा किया है, तो उसके लिए इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है, आप उसमें कब्जा ले सकते हैं। आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं बता सकता हूँ कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 में आप एक कंप्लेन फाइल करके उसमें बिफोर डिस्ट्रिक्ट जज वो इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे थ्रू SHO और बताएं, और वो आपके नेबर से राइट और लेफ्ट से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके अदालत में देंगे कि ये जायदाद इसकी थी, इस डेट पर ताले तोड़ के ये अंदर गए, इन्होंने डिस्पोजेस किया किसी को, तो उस पर पनिशमेंट है, 7 ईयर पनिशमेंट है। उस पर फौरन कोर्ट ऑर्डर करती है इंटरम
कब्जे का कि जिसकी जायदाद है उसको फौरन कब्जा दे, बाद में केस चलता रहता है। हाँ। तो ये भी है, बड़े क्विक रेमेडीज भी है हाँ। जो लोगों को पता नहीं है। सही। कब्जे में लोग चले जाते हैं सिविल कोर्ट में, हाँ। सिविल कोर्ट में सालों साल चल जाता है। सही। तो ये एक क्विक रेमेडी ये है कि आप इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 में डिस्ट्रिक्ट जज के पास आप कंप्लेन करें, तो वो थ्रू SHO सारी इंक्वायरी मंगवाएंगे, कॉग्निजेंस लेंगे, उसको उसके खिलाफ जो है उसको बेल लेनी पड़ेगी, उसको जेल भी हो सकती है 7 साल, और कब्जा भी कोर्ट खुद दिला देती है 3 मंथ्स के अंदर अंदर। सही। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अगर इलीगल है, किसी ने लीगली जो है वो कब्जा किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली केस कर सकते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे शो पे आई, आमिर भाई हमारे शो पे आए। शो का टाइम एंड अप हो गया है, और आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा हमारी सोशल साइट पर, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एयरटेल।